हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है दीपक वाधा और आप देख रहे हैं हमारा सुपर 30 डेज मैराथन। इस मैराथन सीरीज के अंदर हम सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। ये क्लासेस हम फ्री कोर्स के अंदर ऑलरेडी दे चुके हैं, बट बहुत सारे लोग रह गए थे, तो वी डिसाइडेड कि हम इसे यूट्यूब पे भी देंगे। ये क्लासेस जो होंगी हर एक दिन छोड़ के 2 आवर्स का लेक्चर ऐड होगा और हर 2 लेक्चर के बाद एक टेस्ट होगा। हर 2 लेक्चर की टेस्ट होगा। टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐप के अंदर जाइए और कुछ इस तरीके से आपकी जो टेस्ट सीरीज है फ्री, वहां पे टेस्ट अवेलेबल है। हर 2 लेक्चर के बाद यानी हर 4 दिन के बाद एक फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप ऐप से ले सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ भी चाहिए तो उसका पीडीएफ ऐप पे एज वेल एज हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ऐप का और टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन लेक्चर्स में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपकी कम रहेगी बिकॉज ये जल्दी जल्दी कवर करवाया गया है। क्यों करवाया गया? बिकॉज 2 लेक्चर के अंदर हमें एक सब्जेक्ट पूरा कवर करना है। बाकी आप चिंता नहीं करें, आप एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में है, हम करवाएंगे आपका सिलेक्शन। डाउट है क्या? जरा वीडियो देख लीजिए हमारे आज के सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम कवर करेंगे हमारे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट मतलब जहां पे जनरल एग्रीकल्चर और साथ साथ मैं एग्रोनॉमी कवर करूंगा। एंड आप प्लान भी जानते हैं, हम नेक्स्ट 14 डेज के अंदर 7 सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग जो होगी वो एग्रोनॉमी प्लस सोइल साइंस है, मतलब नेक्स्ट 4 डेज के लिए आपका जो है वो क्या होगा, एग्रोनॉमी एज वेल एज सोइल साइंस। उसके बाद फिर हम सो ऑन क्या करेंगे, हमारे जो कमिंग सब्जेक्ट है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है, उन पे मूव करेंगे। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी अनाउंसमेंट जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वो बता देता हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो आज का सेशन होगा उसे हम स्टार्ट करेंगे। ओके तो सबसे पहली अनाउंसमेंट जो है, मैंने जैसा कि कल भी आपको वीडियो में बताया था कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो आपकी क्लासेस है हर 2 दिन के बाद एक टेस्ट होगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगले 4 डेज के अंदर, आज और कल में एग्रोनॉमी और नेक्स्ट 3rd और 4th डे में सोइल साइंस। तो एग्रोनॉमी 2 दिन में जैसे ही कवर होगा फिर उसका टेस्ट होगा। ऐसा इसलिए बता रहा हूं, आप जो लोग भी मेरी क्लास को देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप क्या करें, आपके पास जो भी सोर्स है, आपके पास एसीसी के नोट्स हैं, परफेक्ट, नहीं है परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्रोनॉमी जहां से मिलता है वहां से पढ़िए। बिकॉज हम जो पेपर लेंगे, हम जो टेस्ट आपका लेंगे, वो किसी नोट्स के बेस नहीं होगा, वो आईबीपीएस एएफ होगा, जो स्टैंडर्ड पैटर्न है उसके बेस पे होगा। और आपके पास अगले 15 दिनों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप एक एक सब्जेक्ट को पूरा करना है। तो आई डोंट थिंक सो कि 2 दिनों में एक सब्जेक्ट पूरा नहीं किया जा सकता। ये बात तो मानते हैं ना कि 2 डेज में अगर हम करना चाहें तो हम तो 2 दिनों में पूरी किताबें पढ़ डाले। एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, इजीली कवर किया जा सकता है अगर करने पे आ जाए तो। एक बार के लिए अपना हाथ खड़ा कर लीजिए अगर मेरी वॉइस ठीक आ रही है, मेरी इमेज ठीक है, वीडियो क्वालिटी ओके है एंड मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, तो अपना हैंड रेज करें। वीडियो आपका ऑन है, मैं आप सभी को देख सकता हूं। जस्ट रेज योर हैंड इफ इट इज ओके। अगर ब्लर हो रहा है, कट रहा है, फिर नहीं कीजिए, क्योंकि फिर मुझे देखना पड़ेगा क्या सॉल्यूशन है। बट ओके है तो अपना हैंड रेज कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है, आप सारे लोग जानते हैं ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि मैंने रात यूट्यूब पे भी बताया था, इस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे ऑलमोस्ट 1000 लोग। हाँ, वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज वो जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो वीडियो फॉर्म में होंगे। मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज मैंने जो 8 टेस्ट प्लान किए, जो 8 टेस्ट मैंने प्लान किए, इसके अंदर मैं हर टेस्ट में आपको रिवॉर्ड भी देने वाला हूं, है ना, गिफ्ट देने वाला हूं, कैश प्राइज देने वाला हूं। और कैश प्राइज देना कोई मकसद सिर्फ कैश नहीं देना, बिकॉज उसको 200-400 रुपए देने से कुछ नहीं हो जाता। बट मेरा पर्पस ये है कि आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप उस रिवॉर्ड को ले पाए। रिवॉर्ड ना ले पाए तो एटलीस्ट टॉप 50 और टॉप 100 के अंदर मेंटेन रहे। बिकॉज टेस्ट देने वाले जो होंगे वो लगभग 2000 से तो ऊपर ही होंगे। हाँ, आफ्टर अ टाइम 5-7 दिनों बाद तो आपको उसमें 3 से 4000 दिखेंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज में 2000 से ऊपर होंगे। तो 2000 अगर टेस्ट दे रहे हैं तो मेक श्योर कि अप टू टॉप 100 में आते ही आते हैं। टॉप 100 में आना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कंपटीशन सिर्फ आपका कंपटीशन, ये कंपटीशन जो होगा किसका होगा, ये कंपटीशन होगा उन सारे पार्टिसिपेंट का जो आने वाले अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं या फिर उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आप भी उन्हीं में से एक है। बिकॉज आज अगर आप सुबह सुबह इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप भी उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर खुद को फिट करना चाहते हैं। और ये बात पक्की, आप तब खुद को फिट कर पाएंगे जब आप वो करेंगे जो लोग नहीं कर पा रहे।
हाँ, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जो लोग कर रहे हैं वही आप करेंगे तो फिर मुश्किल है। एक छोटे से एग्जांपल या पजल से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। पजल, पता नहीं पजल बोलूं क्या बोलूं, मैं नहीं समझ पा रहा इसे, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, यहाँ पे कुछ लिखा गया है, मुझे अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो इसका आंसर ढूंढिए जरा, इसका आंसर क्या आना चाहिए। यहां पे क्या बोला गया, बोला गया व्हाट कैन यू सी, एक मिनट का वेट कीजिए, मैं दोबारा से दिखाता हूं। व्हाट कैन यू सी वंस इन अ मिनट, ट्वाइस इन अ मोमेंट एंड नेवर इन 1000 ईयर। ऐसा क्या है जिसे आप एक ही बार देखते हो मिनट के अंदर, ट्वाइस देखते हो मोमेंट के अंदर, एंड नेवर इन 1000 ईयर्स, और आपको 1000 ईयर्स में ये कभी भी नहीं दिखता। ऐसा क्या है, क्या आप जानते हैं? 10 सेकंड का टाइम ले, जरा सा सोचिए। जिनको पता है जरा सा हाथ खड़ा कीजिए, क्योंकि अगर आपने इस पजल को पहले से पढ़ा हुआ है तो पता होगा डेफिनेटली, बट पढ़ा हुआ नहीं, एक बार के लिए नहीं पढ़ा, तो ट्राई कीजिए कि आंसर क्या आना चाहिए इसका। 10 सेकंड का टाइम लो, आराम से सोचिए। कितने लोगों को आंसर मिला, हाथ खड़ा करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ 20% लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, 50 के आसपास लोग हैं जो हाथ खड़ा कर रहे हैं। सो 10 to 20%, प्लीज हाथ नीचे करें, मुझे किसी से आंसर नहीं पूछना है। मैं आपको जो बताने वाला हूं वो यही बताने वाला हूं कि हम चीजों को जिस वे में देखते हैं, एक्चुअली हमें थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहिए। हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जॉब मिलेगी तो सैलरी कितनी होगी, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, या वैकेंसी आएगी इस बार के नहीं आएगी। अगर इन बातों को छोड़ के ये देखा जाए, क्या मेरे पास आज टाइम है, क्या मेरे पास प्रेजेंट में हार्ड वर्क के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं, नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, उस साइड ना देख के, मतलब फ्रूटफुल साइड जो एक अल्टीमेट रिजल्ट है उसको ना देख के अपने अगर प्रेजेंट पे फोकस किया जाए कि एनी हाउ मुझे 100% देना है, तो शायद हम आगे जा सकते हैं। बट हम 100% देने से पहले खुद को आंसर करते हैं कि क्या मुझे कुछ फायदा होगा इस हार्ड वर्क का। तो आप तो पहले से फायदा देख रहे हैं, तो थोड़ा सा नजरिया बदलना पड़ता है। 90% लोगों ने जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, सिंपल सी पजल थी, बोला गया आप क्या है जिसे मिनट के अंदर एक बार देख सकते हो, मोमेंट के अंदर 2 बार देख सकते हो। देखो मिनट के अंदर एक ही बार लिखा गया है, मोमेंट के अंदर 2 बार लिखा गया, एम और एम, एंड नेवर इन 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स के अंदर देख लो, आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? द लेटर एम। सर जो एम है ना, वो आपको देखो मिनट के अंदर एक बार, मोमेंट में 2 बार दिख रहा था। लेकिन क्या हमने अलग तरीके से सोचने की कोशिश करी? हमारा माइंड हमें ले गया वो दुनिया के अंदर, है ना, 1 मिनट में देख लेते हैं हजारों। सर ये नहीं समझ आ रहा है ना, बस कुछ ऐसा ही, थोड़ा सा देखने का नजरिया चेंज कीजिए। मैं कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं सिखाने वाला आपको, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था कि कैसे हम चीजों को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया हम कवर कैसे करने वाले हैं। नेक्स्ट 4 डेज का प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बाकी जो होगा उसे फिर आपको डे टू डे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एग्रोनॉमी फॉर टुडे एंड टुमारो, है ना, आज और कल हमारा जनरल प्लस एग्रोनॉमी वाला पार्ट चलेगा। उसके बाद अगले 2 दिन सॉइल साइंस का। लेकिन सॉइल साइंस पे मूव करने से पहले आज आपका एग्रोनॉमी, कल एग्रोनॉमी, और कल रात में आपका टेस्ट होगा। टेस्ट को 8 और 9 PM पे जब भी लाइव करेंगे ऐप पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, टेस्ट को अटेम्प्ट करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप इस टेस्ट के अंदर, जो 8 टेस्ट हैं, 8 दिन है आपके पास, हर दिन 3 लोग, मतलब 24 अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी। फर्स्ट रैंक जो होगा हर टेस्ट में उसे 500 का कैश प्राइस, सेकेंड में 300 का, और जो थर्ड रैंक वाला बच्चा होगा उसे 200 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। राइट, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सेशन के अंदर शुरू में हमेशा 5 क्वेश्चन आपके लिए, उसके बाद मूव करेंगे हमारे लेक्चर की तरफ। और जब सेशन को स्टार्ट करता हूं तो एक छोटी सी कोट मैंने यहां पे लिखी है कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो दोबारा समय दे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप क्लास ले रहे हैं तो पार्टिसिपेट कीजिएगा। 5 क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। आंसर करने के लिए सीधा तरीका है, चैट हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। अपना हाथ खड़ा कीजिए और इशारा कीजिए 1 2 3 4 5 का, जो ऑप्शन में लिखा गया होगा। बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रिप इरिगेशन टू क्रॉप्स। अगर आप फसलों को ड्रिप इरिगेशन कर रहे हो तो उसका पर्पस क्या है? क्या वाटर सेविंग करना चाह रहे हो?
क्या आप पानी को स्लोली प्रोवाइड करना चाह रहे हो? टू प्रोवाइड वाटर स्लोली, टू प्रोवाइड वाटर इन द ड्रॉपलेट फॉर्म, फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर, या फिर फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर, या फिर यहां पे क्या लिखा गया, बोला गया प्रोवाइड वाटर इन द रूट जोन एंड प्रिवेंट वाटर लॉसेस। राइट आंसर की बात करता हूं यहां पे, राइट आंसर क्या आएगा आप लोग जानते हैं, बट आप देखिए ना, ये नाबार्ड 2019 ने पूछा था और एग्जैक्ट ये ऑप्शन भी वहां पे दिए गए थे। अब आंसर बताने में आप लोग सक्षम हैं, लेकिन अब बाकी चारों के बारे में सोचिए, क्या कुछ गलत लिखा गया चारों के बारे में? क्या ड्रिप इरिगेशन वाटर से भी नहीं करता? क्या ड्रिप वाले केस में पानी स्लोली प्रोवाइड नहीं करता? क्या वहां पे ड्रॉपलेट फॉर्म में पानी नहीं दिया जाता? या फिर वहां पे इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर नहीं होता? एफिशिएंसी की बात करो, सबसे हाईएस्ट जो एफिशिएंसी है वो किसकी है? ऑफ कोर्स ये आपके ड्रिप की ही है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखना पड़ेगा कि आउट ऑफ अवेलेबल आंसर्स मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा है, वो आपको आंसर करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर आ गया वो क्या आ गया? प्रोवाइड वाटर इन द रूट जोन एंड प्रिवेंट वाटर लॉसेस। यार 1 मिनट का टाइम दो यार, ये भी गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि एनिमेशन सही से नहीं चलेंगे तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाऊंगा अच्छे से। 1 मिनट का टाइम दीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन में मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? फर्स्ट आपने मुझे बताया कि नाबार्ड की जब बात करते हैं, नाबार्ड की नहीं सॉरी ड्रिप इरिगेशन की, तो नाबार्ड के एग्जाम में पूछा गया था और आपने बोला कि ये क्या करेगा, ये वाटर प्रोवाइड करेगा रूट जोन में एंड वाटर लॉसेस को कम करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करता हूं। एएफओ क्वेश्चन है ये, बोला गया स्टबल स्प्राउट फ्रॉम द नेक्स्ट क्रॉप। एएफओ 2020 में पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अपने आप में। स्टबल अगर स्प्राउट करता है कहां से, नेक्स्ट न्यू क्रॉप बना देता है, फॉर्म, फ्रॉम नहीं बोला, फॉर्म मतलब बनाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? क्या उसे रेटूनिंग बोला जाएगा, ले क्रॉपिंग बोला जाएगा, मल्चिंग, चोकिंग या फिर कटिंग? अगेन इशारा कीजिए 1 2 3 4 5 का, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? ओके सो लगभग कितने लोग, 95% लोग सक्षम है सही आंसर देने में। 1-2 लोग जो है वो गलत इशारा कर रहे हैं, कुछ लोग 2 का तो कुछ लोग 5 का इशारा कर रहे हैं। यहाँ पे 2 और 5 जो है गलत है, क्योंकि आपने अगर 5 का इशारा किया तो कटिंग तो ये तो टेक्निकल वर्ड है ही नहीं, इंग्लिश वर्ड है, ये आंसर नहीं आ सकता। अगर आपने 2 का इशारा किया है, ले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? ले क्रॉपिंग या ले फार्मिंग का मतलब मैं आगे भी बढ़ाने वाला हूं टाइप्स ऑफ फार्मिंग में इसे, जब हम कोई भी क्रॉप या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कि हमने क्या किया, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप को ग्रो किया, 2 फसलें एक साथ हमने ग्रो कर ली है, तो भाई उन 2 फसलों में या फिर अकेली फसल जो है कोई चारे वाली फसल है, मतलब फोडर क्रॉप आपने ग्रो करी है अपने एनिमल्स की फीडिंग के लिए। वो फोडर क्रॉप आपका लेग्यूम पास्चर भी हो सकता है, वो कोई और पास्चर भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली दैट इज अ फोडर क्रॉप। उससे हम क्या बोलते हैं? ले क्रॉपिंग बोलते हैं। मल्चिंग को आप लोग जानते ही हो, मल्चिंग आ नहीं सकता। चोकिंग जो है ये तो बनाना से जुड़ा हुआ है। चोक एक डिसऑर्डर होता है, एक बीमारी है प्रकार की, जो एक प्रकार की बीमारी है जो बनाना के अंदर हो जाती है, तो बंचेस जो है, गुच्छे जो है वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं। एंड बात करें किसकी, आपके ऑप्शन में एक ही तो वो राइट आंसर था, स्टबल स्प्राउट होकर नई क्रॉप बनाते हैं, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? रेटूनिंग आ जाएगा। आप देखते हैं एक बार हार्वेस्ट कर दिया गया, हार्वेस्टिंग में दोबारा से उसी से गन्ने की फसल ले ली जाती है, उस क्रॉप के लिए क्या बोला जाता है? रेटूनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे वही क्वेश्चन आ गया, बोला गया ले फार्मिंग इज रिलेटेड टू। जो ले फार्मिंग है वो किससे जुड़ी हुई है? लेयरिंग इन हॉर्टिकल्चर, लेग्यूमिनस पास्चर विद ग्रेन क्रॉप्स, मोर लेयर बर्ड इन लिमिटेड स्पेस, रेयरिंग ऑफ पोल्ट्री एनिमल, या फिर लेयर बर्ड्स आर रियर्ड इन क्लोज स्पेस। किससे जुड़ी हुई है क्या आपकी ले फार्मिंग? यहां पे राइट आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 और 5। ओके तो राइट आंसर की बात करते हैं। अगेन 100% लोग यहां पे 2 का इशारा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आराम से बैठे हुए हैं, ऐसे मत बैठिए, स्ट्रेट होके बैठिए, है ना? ओके सो जब राइट आंसर की बात करते हैं, आपको मैंने बताया कि ले का मतलब ही क्या है। आप एनिमल्स के लिए क्या करते हैं? लेग्यूम हो या कोई और हो, लेकिन फोडर क्रॉप होना चाहिए। तो इसने लेग्यूम पास्चर बोला, क्या दिक्कत है? विद ग्रेन क्रॉप्स। तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वो सिंगल भी हो सकता है, मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको क्या होता है ये। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। विच अमंग द फॉलोइंग इज हाईली इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप? इनमें से कौन सी है जिसपे फसल पानी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, सेंसिटिविटी दिखाती है वो? कैबेज, रेड ग्राम, व्हीट, कॉटन या फिर मिलेट्स? आराम से आंसर कीजिए, सब लोग इसका सही उत्तर बता सकते हैं। अगर नहीं भी आता तब भी आंसर आ सकता है, लेकिन समझना पड़ेगा थोड़ा सा।
ओके, सो राइट आंसर की बात करेंगे तो फिर से लगभग 95% लोग आंसर कर रहे हैं। राइट आंसर यहां पे क्या आएगा? राइट आंसर विल बी 1, कैबेज। कैबेज की वाटर रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होती है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट तो शायद वहां से नहीं हो पाएगा, बट मैं इसका पीडीएफ इस लेक्चर के साथ डाल दूंगा, नोट कर लीजिएगा। लो सेंसिटिव क्रॉप कौन सी है? लो टू मीडियम, मीडियम टू हाई और हाई सेंसिटिव। आप हाई सेंसिटिव के अंदर देख सकते हैं बनाना बोला गया, कैबेज बोला गया, फिर राइस आ गया, शुगर केन आ गया। इन फसलों की वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसीलिए ये सेंसिटिव है। आप बोलेंगे सर वाटर रिक्वायरमेंट तो किसी और की भी ज्यादा हो सकती है। सिर्फ वाटर रिक्वायरमेंट ही क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि जब पानी की कमी है तो उस टाइम पे वो कितना प्रोडक्शन कम करती है, कितनी क्वालिटी डिक्रीज करती है, तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? वो हाई सेंसिटिव क्रॉप हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया? विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप हैज द लोएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेशियो? इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसके अंदर सीड रिप्लेसमेंट रेशियो सबसे लो है, सबसे कम है? पॉल मिलेट, व्हीट, ग्राउंडनट, सनफ्लावर या फिर शुगर केन? इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, बट मैं पहले करता हूं, आपको समझा देता हूं सीड रिप्लेसमेंट रेशियो या फिर सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है। जब सीड रिप्लेसमेंट रेशियो की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? सीड रिप्लेसमेंट रेशियो का मतलब होता है कि आप जब क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ग्रो करने का वो क्या चाहिए? सीड चाहिए। जब आप सीड वहां पे यूज कर रहे हैं आपकी क्रॉप के अंदर, तो सीड कौन सा हो सकता है? या तो वो प्रीवियस क्रॉप का सीड हो सकता है। प्रीवियस क्रॉप का मतलब कि मैंने पिछले सीजन में हार्वेस्ट किया था, उसी को घर के अंदर बचा के रखा हुआ था और फिर उसी को मैंने दोबारा सोइंग कर दिया, तो मतलब ये क्या है? तो प्रीवियस क्रॉप वाले सीड हो गए। या फिर क्या हो सकता है? मार्केट में गया, मैंने हाइब्रिड सीड यूज किया। हाइब्रिड जानते हैं ना, जो संकर किस्में हैं आपके, जो हाइब्रिड है या फिर जो इंप्रूव्ड वैरायटीज है, उसको आप यूज करते हो तो इंप्रूव्ड हाइब्रिड। इसका मतलब ही है कि आपने बचे हुए सीड यूज नहीं करे, आपने नए वाले सीड यूज किए, राइट? तो सीड रिप्लेसमेंट का मतलब उस बचे हुए सीड की जगह पे हाइब्रिड सीड यूज करना। आप जितने पुराने सीड कम और उन्नत किस्मों के हाइब्रिड वैरायटीज जितनी ज्यादा यूज करते जाएंगे, SRR सीड रिप्लेसमेंट रेशियो उतना ही बढ़ता जाएगा। जितने आप कम करेंगे सीड रिप्लेसमेंट रेशियो उतना ही क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। समझ पाए बात को? हाल फिलहाल इसने बोला कि सीड रिप्लेसमेंट रेशियो इसके अंदर सबसे कम किस्में ए, बी, सी, डी और ई। अगेन मुझे 1 2 3 4 5 का इशारा करके बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? ओके, परफेक्ट है ना। अगेन 95% लोग करेक्ट हैं। राइट आंसर जो आएगा यहां पे, प्लीज अब अपना हाथ नीचे कर लीजिए। सब लोग 3 का इशारा कर रहे हैं। राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर विल बी ग्राउंडनट। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोला गया द लो रिप्लेसमेंट रेट इन ग्राउंडनट, क्योंकि आपने देखा ना यहाँ पे ग्राउंडनट के अंदर सबसे कम है, तो कहता है ग्राउंडनट के अंदर सबसे कम रिप्लेसमेंट रेट इंडिकेट करता है कि फार्मर ने यूज किया है, दैट द फार्मर यूज द क्रॉप रिटेन्ड फॉर सीड पर्पस और ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम द फेलो फार्मर, कि या तो उसने अपनी बची हुई पिछले सीजन की क्रॉप से सीड यूज करे हैं, या फिर फेलो फार्मर मतलब ने फ्रेंड से, जानकार से, पड़ोसी से ले ली है, लेकिन हाइब्रिड सीड उसने नहीं लिया है, तो वो क्या हो गया आपका? वो SRR हो गया, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो हो गया। चलिए अब हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं हर दिन लेक्चर के अंदर ऐसा ही करूंगा, आपसे 5 क्वेश्चन। आज जो 5 क्वेश्चन थे आपके लिए जाने माने क्वेश्चन थे, आसान रहे होंगे, लेकिन डे बाय डे नए नए क्वेश्चन भी आपको दिखते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए और कुछ क्वेश्चन वो जो पोटेंशियल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट ने डिस्टर्ब कर दिया मुझे, तो मैं शुरू में अपना फ्लो खराब कर गया। मुझे खुद को दिखता रहता है मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूं कि नहीं, तो मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो गया, बिकॉज मेरा माइंड यहाँ वहां डाइवर्ट हो रहा था। बट अभी आराम से चलते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका आप में से काफी सारे लोग जानते हैं, बट जिसने मेरी 2 आवर्स की क्लास नहीं ली वो नहीं जानता है। तो उसके लिए बता दूं मैं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं देता हूं। आप बोलेंगे सर ये तो ऑनलाइन ही है। नहीं, मुझे ऑनलाइन क्लासेस पसंद नहीं है। मैं प्रेफर करता हूं कि ऑफलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर क्या फर्क होता है? ऑनलाइन के अंदर बच्चा मोबाइल पे है, ऑफलाइन में बच्चा सामने होता है, वो बात करता है, डाउट पूछता है, हाथ खड़ा कर लेता है, इंटरेक्शन बना रहता है। आप भी चाहें तो वैसा कर सकते हैं। एक क्लासरूम के अंदर आप लास्ट बेंच पे बैठे हुए हैं तो आप काफी दूर होते हैं टीचर से। हाल फिलहाल स्क्रीन और मेरे बीच दूरी कितनी है? हार्डली 1 फीट की दूरी है। आप इस क्लास को इंटरेक्टिव बना सकते हैं,
कैसे बना सकते हैं मैं आपको तरीका सिखा दूंगा, आप बस एक बार के लिए फॉलो कीजिएगा। जो मेरे स्टूडेंट है वो ऑलरेडी फॉलो करते हैं, जो नहीं होंगे आई मीन तो से जो डेमो में क्लास ले रहे हैं इसको, तो भाई आप क्या करें, सीधा आज के लिए अगर बातें मान के देखिए, 2 घंटे का रिस्क लीजिए, फिर देखिए क्या चेंज आया कि नहीं आया। पहली बात तो ये कि पढ़ाई वढ़ाई करना बंद कर दो। आप बोलेंगे सर फिर सक्सेसफुल कैसे होंगे? पढ़ाई नहीं करनी है आपने को, समझना है चीजों को, बिकॉज पढ़ते पढ़ते तो समय निकल गया, हम नहीं कुछ बन पाए। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि पेपर के अंदर आंसर कर पाए, बिकॉज रट्टा मेथड काम नहीं करेगा। ट्रिटिकम एस्टिवम बोला जाता है वीट को, ये रट्टा मेथड तो काम कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जब आएंगे तो वहां रट्टा नहीं चलेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। चीजों को आप जब समझ रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिए, किस बात का ध्यान रखिए कि आप जब कुछ भी समझ रहे हैं ना, उसको कनेक्ट कीजिए किसी ना किसी इमेज के साथ, वीडियो के साथ, किसी सीन के साथ, किसी फील्ड के साथ। ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप कोई भी मूवी का डायलॉग अपने माइंड में एक बार के लिए याद कीजिए, जो आपका फेवरेट डायलॉग हो किसी भी मूवी का XYZ, याद आया माइंड में डायलॉग? अब आपके माइंड में जो डायलॉग आ रहा है, ईमानदारी से बताइए, क्या वो डायलॉग माइंड में आ रहा है या फिर वो सीन आ रहा है जहां पे वो वहां पे थी, वो वहां पे था, ऐसा ऐसा हो रहा था, एग्जैक्ट वो सीन याद आ रहा है ना, कि वो खड़ी थी, वो खड़ा था, वो बोल रहा था, कुछ भी XYZ जो भी तुम्हारे माइंड में आया, मैं नहीं पढ़ सकता उसे, बट जो भी तुम्हारे माइंड में आया, आपको वो डायलॉग याद क्यों है? और आपके फेस पे स्माइल आ गई अभी, है ना? अच्छा, आपको पता चल गया, हाँ मुझे पता है आप कैसा डायलॉग याद कर रहे हैं। चलो वही 2.5 किलो का हाथ है, चाहे कितने आदमी है, कुछ भी XYZ हो, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, बट मैं जस्ट इतना समझाना चाहता हूं कि आप जब मेरे लेक्चर्स लेंगे, बिकॉज इन 15 डेज के अंदर करवा तो मैं काफी कुछ दूंगा, आज पहला है तो थोड़ी सी बातें कर रहा हूं, जब फ्लो में चलेगा तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बहुत कुछ करवा दूंगा, लेकिन चीजों को कनेक्ट कीजिएगा, पढ़िएगा मत, समझिएगा। इसलिए बोलता हूं पढ़ाई नहीं करवाता हूं मैं, है ना, समझाई मैं करवा सकता हूं, पढ़ाई मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? बच्चा पढ़ पढ़ के तो 4 साल BSc में आई है, तो मेक श्योर चीजों को कनेक्ट करें, चीजों को रियलाइज करें, और ऑफलाइन क्लास लें, मेरी ऑनलाइन मत लें। मैं जब आपसे कुछ पूछ रहा हूं, बेटा समझ आया, तो से यस सर, जबकि मैं आपको देख नहीं पा रहा, आप तो घर पे बैठे हुए हैं, कैमरे में देख सकता हूं मैं तुम्हें क्योंकि तुम्हारा कैमरा ऑन होगा, स्टिल मैं आपको नहीं देख रहा, तब भी आप यस सर बोलिए, सो दैट हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। ये 2 घंटे पता ही चलेगा आपको कैसे निकल जाएंगे। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे तो बेसिकली एग्रोनॉमी को, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर जो जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे भी मैं इसी लेक्चर के अंदर कवर कर दूंगा। तो अब हमारा पहला लेक्चर है, तो मुझे फॉर्मल स्टार्टिंग तो एग्रीकल्चर से ही करनी पड़ेगी, जबकि आप सारे लोग जानते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो टर्म एग्रीकल्चर जो है, इससे लिया गया कौन सी लैंग्वेज से? लैटिन लैंग्वेज से। आप सारे लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर को लैटिन से लिया गया, जबकि एग्रोनॉमी को इंग्लिश वर्ड से नहीं, इंग्लिश से नहीं, किससे लिया? ग्रीक से लिया गया। और अगर आप रबी खरीफ बोल रहे हैं, ये कौन सी लैंग्वेज से है? ऑफ कोर्स इसे अरबिक यानी अरबी भाषा से लिया गया। तो इसने बोला द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स, एजर और एग्री मीनिंग सॉइल, एंड कल्चर का मतलब क्या है? कल्टीवेशन। तो भाई मतलब क्या निकल के आता है इसका? सिंपल सा मतलब निकल के आता है, वो कुछ ऐसा मतलब निकल के आता है कि मीनिंग है सोयल एंड कल्टीवेशन, के कल्टीवेशन ऑफ सोयल आप बोल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एग्रीकल्चर बन जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस डेफिनेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो सब कुछ सिर्फ सोयल कल्टीवेशन ही नहीं रह गया है, आजकल एग्रीकल्चर बहुत एडवांस हो गया है। बोलो एडवांस हुआ कि नहीं हुआ? अब यस नो अगर आप कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, अब करिए यस नो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सीखना है सब कुछ, पढ़ना नहीं है, डायरेक्टली लर्न करना चीजों को। बोलो एग्रीकल्चर में क्या सोयल कल्टीवेशन मतलब कल्टीवेशन ऑफ सोयल ही है क्या? कुछ और नहीं है? अरे आजकल कितना कुछ हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम के अंदर कर रहे हैं, हम सोयल लेस कल्चर के अंदर कर रहे हैं, हम एरोपोनिक्स कर रहे हैं, एक्वा कल्चर जो बहुत बड़ी ब्रांच बन गया आज के टाइम में, जिसके अंदर फिशरीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉन कल्चर हम करते हैं, पर्ल फार्मिंग हम करते हैं, और भी कितनी सारी एक्वाटिक स्पीशीज है, वो भी तो एग्रीकल्चर का पार्ट ही तो है। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन के लिए बोला गया एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस। आप जानते हैं अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल्स को, अप्लाइड साइंस तो है ही है। एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस which encompasses, जिसके अंदर आते हैं all aspects of crop production including allied activity। तो crop production के सारे तरीके प्लस साथ साथ कौन आ गई? एलाइड एक्टिविटीज भी आ गई। एलाइड की बात करता हूं तो एलाइड को सारे लोग जानते हैं, एलाइड साइंसेस या फिर एलाइड सब्जेक्ट पढ़े हैं ना आपने? कुछ पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े। जैसे कि सर, जैसे आपका डेयरी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, पोल्ट्री हुआ, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, एपीकल्चर, कितने सारे और कल्चर है जो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है लेकिन एग्रीकल्चर का पार्ट है, वो किस में आ गया? वो उसकी एलाइड एक्टिविटी में आ गया। तो क्रॉप प्रोडक्शन
प्लस एलाइड एक्टिविटी सारी की सारी, वो क्या बन गया हमारा एग्रीकल्चर बन गया। आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। आज अगर आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा क्यों? देखो, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, सबसे पहले तो ज्यादा दूर जाना ही क्यों है, आराम से समझ जाओगे आप। आपको पता है ना, इस वर्ड को तो सारी दुनिया जानती है ना। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, घरों से बाहर निकलने जाते हैं तो उनकी मम्मी उनको सिखा रखा है लॉकडाउन है। अब बच्चों को भी लॉकडाउन का मीनिंग समझ आ गया, जो इंग्लिश जानते ही नहीं उनको भी पता है कि लॉकडाउन क्या होता है। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? आप देखिए, जब लास्ट ईयर आपने देखा एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंपोज किया गया कि आप अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, लेकिन वो मार्च अप्रैल वाला जो टाइम था वो सेम टाइम था। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर के अंदर वो जो टाइम था, इट वाज अ हार्वेस्टिंग सीजन, था कि नहीं था? हाँ, मार्च अप्रैल वाला आप जानते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, अप्रैल जो है वो हार्वेस्टिंग मंथ माना जाता है। आपने सुना होगा एक फेस्टिवल है जिसे वैसाखी कहा जाता है, बैसाखी नहीं, वैसाखी, वी से स्टार्ट होता है ये। वैसाखी फेस्टिवल ही जो अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ऐसा कहा जाता है कि अप्रैल मंथ के अंदर क्या होता है, हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग करने से किसानों के घर में अनाज आता है, उनके घर में पैसा आता है, पैसा आने से खुशियां आती है, बिकॉज गरीब के घर में पैसा आएगा तभी तो खुशियां आएंगी। किसान वर्ड जब आप बोल रहे हैं तो किसान तो अल्टीमेटली हमेशा से गरीब ही रहा। आप जानते हैं आज गरीबी के लिए किसान लड़ रहा है, उसके पास उतनी आय नहीं है। तो हार्वेस्टिंग को भी अलाउ किया गया जब पूरा देश बंद है ना, कारें नहीं बनेगी जी, साइकिल नहीं बनेगी, कोई टायर नहीं बनेंगे, सड़कों पे चलना बंद है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, सिर्फ उस टाइम पे ओपन किया गया तो असेंशियल्स। असेंशियल्स मतलब जहां से राशन मिलता है हमें, या फिर एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग को अलाउ किया गया। तो अब सोचिए हम कितने इंपॉर्टेंट है, जब इकोनॉमी के 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, सेकेंडरी और टर्शरी को बिल्कुल ताला लगा दिया गया, बट बोला गया कि इसको ताला नहीं लगा सकते, इसको ताला लगाए तो भूखे मर जाएंगे सारे। बोले जितना भी कोरोना हो लेकिन हार्वेस्टिंग होने दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली फूड ग्रेन तो सभी को चाहिए, खाना तो है ही, चाहे वो राइस खाए, चाहे वो व्हीट खाए या कुछ और खाए, लेकिन अल्टीमेटली जो भी हम खाते हैं वो कहां से आ रहा है? इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो नेचुरल सी बात है, ये तो एक इनफॉर्मल काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस हो गया, क्योंकि हमें पेपर के अंदर तो ये बात नहीं लिखनी है कि ऐसे ऐसे लॉकडाउन में काम आया। पेपर में आपको वैलिड पॉइंट देने पड़ेंगे, या फिर क्वेश्चन आएगा तो वैलिड पॉइंट हमें पता होना चाहिए। लेकिन आपको ये बात समझ आए कि हार्वेस्टिंग को अलाउ क्यों किया गया? जस्ट बिकॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो अगर वैलिड पॉइंट की बात करूं, फूड सिक्योरिटी की बात करूं, तो जरा सा पीछे लेके चलता हूं, जब आप पैदा नहीं हुए थे, है ना, कब लेके चलता हूं? आफ्टर 1947 और 1960 तक आपको लेके चलता हूं। इस टाइम के बारे में आप सारे लोग जानते हो, है ना। फिर आपको लेके चलूंगा 1965 में, धीरे धीरे हम 2021 के अंदर भी आ जाएंगे। 1947 वो टाइम है जब हमें क्या मिली है? हमें फ्रीडम मिली है, हमें आजादी मिली। आप लोग जानते हैं 1947 से पहले जब हमें आजादी नहीं मिली थी, है ना, तो आजादी जब नहीं मिली थी उस टाइम पे क्या था? हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, उनका रूल था। उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी ज्यादा नहीं थी। पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा क्यों नहीं थी? पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा ना होने का रीजन था हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी, बाउंडेशन थी, हम लोग किसी के स्लेव, गुलाम थे। तो उस टाइम पे कौन ऐसा सोचता है कि शादी करो, ये करो, वो करो? आप बोलोगे ये बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि मुझे आपको यहां पे लेके आना है तो बात समझानी पड़ेगी। अब जैसे ही आजादी मिलेगी हम उस आजादी को एंजॉय करेंगे। आप नहीं मानेंगे उस बात को, बोलेंगे सर ऐसा कैसे, पहले एंजॉय नहीं कर रहे थे। मैं बताता हूं। अभी देखो, जब क्लास शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई तो मैंने क्या बोला, एक बार के लिए चैट को पब्लिक करता हूं, आप लोग एक दूसरे मैसेज पढ़ेंगे तो ऑक्यूपाई हो जाएंगे, जब तक 5 मिनट्स में करेक्ट कर लूंगा। देखा आपने? तो इन बिटवीन उस चैट के अंदर किसी ने लिखा आई एम सिंगल। अब उसकी सिंगल की स्पेलिंग भी गलत थी, है ना। तो अब चलो खैर, ऐसी बात क्लास में नहीं करनी चाहिए। बच्चा क्लास ले रहा, बोलेगा ऐसा बोल दिया आपने मेरे लिए, तो आपका नाम नहीं आ रहा, चिंता नहीं करें। बट मैं जस्ट बता रहा हूं कि आपको सिंगल है, बट सिंगल की परिभाषा ही नहीं पता, स्पेलिंग नहीं पता, तो फिर तो सिंगल ही रहिएगा। तो 1947 में भाई साहब आई एम सिंगल वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन जैसे ही 1947 में आजादी मिली तो नाउ दे आर लाइक आई एम मिंगल। हाँ, रेडी हूं मिंगल करने के लिए मैं। तो फिर क्या हुआ, जब हमें आजादी मिली तो हमने आजादी का बहुत एंजॉय भी किया। हाँ, करना बनता भी है, जब हमें फ्रीडम मिलेगी तो ऑफ कोर्स एंजॉय करना चाहिए। तो एंजॉयमेंट का जो रिजल्ट था, अल्टीमेटली रिजल्ट आई मीन टू से, आप समझ पा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी, है ना, जो पहले नहीं बढ़ रही थी, इस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो काफी स्लो थी। लेकिन ये टाइम
1947 जब हमें फ्रीडम मिलता है तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। 1960 में आके हमारी पॉपुलेशन कुछ इतनी बढ़ गई है कि अब हमारे पास खाने के लिए सफिशिएंट फूड ग्रेन नहीं है। हमारे पास खाने के लिए क्या नहीं है, सफिशिएंट फूड ग्रेन नहीं है, हम खा नहीं पा रहे हैं, हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो इस अनअवेलेबिलिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1965, उससे पहले लेके चलता हूं 1963 में, इन हालातों को देखते हुए, ये भुखमरी को देखते हुए देश में गवर्नमेंट ने 1963 में MS स्वामीनाथन जी के एफर्ट्स द्वारा या फिर जो हमारे वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन ई बोरलॉन्ग जी के एफर्ट्स हैं, उनके एफर्ट्स से इंडिया में क्या किया गया, 1963 में जो इंप्रूव्ड वैरायटीज थी उनको इंट्रोड्यूस किया गया। जो उन्नत किस्में थी उनका क्या हुआ, हमारे यहां पे इंट्रोडक्शन हुआ। अब क्या हुआ, इंट्रोड्यूस कर दिया, रिसर्च बेस पे चलता रहा। यहां पे क्या हुए, प्रैक्टिकल कहिए, एग्जामिनेशन कहिए, रिसर्च कहिए, कुछ भी कहिए, वो चलते रहे। 1965 में आके हमने अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस किया कि अब इंडिया में क्रांति आ गई है। कौन सी क्रांति, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन को अनाउंस करने का पर्पस क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन को अनाउंस करने का पर्पस था कि इंडिया में जो नहीं है उससे लाया जा सके। वो क्या नहीं था, वो नहीं था आपके पास फूड सिक्योरिटी। हाँ, फूड सिक्योरिटी नहीं थी, लोग भूख से मर रहे थे। तो हमने क्या किया उस टाइम पे, उस फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, उस फूड सिक्योरिटी को लाने के लिए हम किसे लेके आए, ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके आए। तो एक इंपॉर्टेंस हो गया एग्रीकल्चर का फूड सिक्योरिटी में। क्या इसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंस भी है, हाँ बिल्कुल है। क्या है इंपॉर्टेंस सर, अगर आप कच्चे माल की बात करें, कच्चा माल क्या होता है, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो फिर से आपको लेके चलता हूं 1947 से पहले। आप बोलेंगे बार बार यहां पे क्यों आ रहे हो, आप चीजें समझ जाओगे। जो मैंने शुरू में कहा कि रट्टा नहीं मारनी है, समझनी है। सो 1947 से पहले वो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज, जो गोरे थे, उनको हम देश से निकालना चाहते कि हमारे देश से निकलो, बट वो जाना नहीं चाहते थे। आप भी जानते हैं जब वो गए हैं तो जबरदस्ती से निकले हैं, निकलना वो तब भी नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए बिकॉज उन्हें देश में इंटरेस्ट नहीं था। हमारे, उनका अपना देश था, वहां जा सकते थे, उन्हें इंटरेस्ट था तो इस सोने की चिड़िया में। आपने पढ़ा ना कि भारत जो है सोने की चिड़िया था नहीं, वो आज भी है, लेकिन आज चिड़िया को थोड़ा सा पोल्यूट कर दिया हमने, कुछ और सिस्टम के अंदर हम लेके आ गया। अदरवाइज वो सोने की चिड़िया इज बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल। आप जानते हैं वास्को डिगामा नाम का पर्सन जिसने भारत नाम के देश की खोज करी, वो बंदा जब आया था तो उसे मिला ही क्या था इंडिया के अंदर, स्पाइसेस, मसाले। हमारे यहाँ मसालों की खेती होती थी, उसे बड़ा इंटरेस्ट आया और वो इंटरेस्ट बढ़ता गया कि डे बाय डे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर ब्रिटिशर्स आए और फिर हमारे ऊपर हुकूमत किसी और की हो गई। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जितना भी रॉ मटेरियल है वो कहां से आता है, इट इज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर से आ रही है। रॉ मटेरियल जो है वो कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से। रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, आपने और मैंने कुछ ना कुछ पहन रखा है इस टाइम पे, ये सिल्क का तो बना नहीं है डेफिनेटली। सिल्क अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर माना जाता है। इंपॉर्टेंट मैं गलत बोल रहा हूं, सबसे एलिजेंट फाइबर माना जाता है। एलिजेंट का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बोलोगे गड़बड़ हो जाएगा यार। एलिजेंट का मतलब एलिजेंट ही समझिए, अब है ना, कि सबसे महंगा जो है, सबसे कीमती जो है, वो हम सिल्क को मानते हैं। लेकिन जब सबसे इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो फिर सिल्क नहीं, फिर क्या है, ऑफ कोर्स जो आपने और मैंने पहना हुआ है, इट इज कॉटन। तो कॉटन कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से। आपने और मैंने जो खाया है आज सुबह, नहीं खाया तो हम खाएंगे, वो कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से। शुगर की बात कीजिए, कितना कुछ है जो डायरेक्टली हमें कहां से मिलता है, एग्रीकल्चर से। तो रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से। फूड सिक्योरिटी कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से। बात करता हूं अगले पॉइंट की, विच इज जीडीपी। क्या जीडीपी के बारे में सुना हुआ है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर मतलब पूरे भारत में जितनी भारत की आमदनी होती है, जो जीडीपी है उसका लगभग 18%। आप बोलेंगे लगभग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका फाइनल डेटा आपके पेपर तक चेंज हो जाएगा, तो एक बार माइंड में 18% लेके चलो, बिकॉज जीडीपी कंट्रीब्यूशन बड़ा है। लेकिन आंकड़े हैं, आंकड़ों किस रूप में परिवर्तित कर दिया जाए ये कहा नहीं जा सकता, गवर्नमेंट कैसा डेटा देगी। लेकिन अभी के लिए एस्टिमेशन है कि जीडीपी बढ़ा है एग्रीकल्चर का। तो इस टाइम पे टोटल जो जीडीपी है, जो पूरे भारत की आमदनी है, जो पूरे भारत की आय है, उस आय में से 18% जो योगदान है वो किसका है, वो एग्रीकल्चर का है। उसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंस है, हाँ है। किसमें सर, एक्सपोर्ट की जब बात की जाएगी, तो एक्सपोर्ट की जब बात करें तो लगभग 12 से 14%। आप बोलेंगे फिर लगभग कह दिया, क्योंकि फाइनल डेटा अभी नहीं है, पेपर तक अपडेट हो जाएगा। तो 12 से 14%
जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से 12 to 14% कौन देता है? एग्रीकल्चर देता है। तो आप समझ गए होंगे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट जो मैंने नहीं बताया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग है ना, फिर से लगभग आ गया 49%, बिकॉज भारत इतना बड़ा है ना कि जनसंख्या में आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लगभग ही होगा। लगभग आधी हमारी जो जनसंख्या है या फिर 49% जो लोग हैं वो डिपेंडेंट है किस पे? एग्रीकल्चर। मतलब उन्हें रोजगार मिलता है कहां से? कृषि कार्यों से। उनके आजीविका के साधन कहां से आ रहे हैं? एग्रीकल्चर से। या फिर उनकी लाइफ की जो सस्टेनेबिलिटी है, जो सर्वाइवल है उनका, वो कहां से वो ले रहे हैं? इट इज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। तो भाई आपको पता है ना, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आप क्लास ले रहे हैं तो मुद्दा आज भी वही है, रोजगार। तो बेरोजगारी बहुत है भारत में, लेकिन फिर भी थैंक्स टू एग्रीकल्चर के लगभग आधी जनसंख्या तो उसी ने संभाल रखी। अगर ये ना होता तो आधी जनसंख्या फिर से बेरोजगार हो जाए, लेकिन आधा भारत तो इसी में है, बाकी बचा आधा भारत उसके अंदर आप और मैं लड़ रहे हैं अपने रोजगार के लिए। समझ रहे यार बात को? चलो, इंपोर्टेंस मैंने आपको बता दिया क्या क्या है, आप सारे पॉइंट समझ गए होंगे। कहता 18% जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है, ये मैंने आपको बता दिया। विद 18% कंट्रीब्यूशन टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर still provide livelihood support to about half of the country's population। आधी जनसंख्या को हमें क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। Agriculture accounts for 12% of the total export earning and provide raw material to a large number of industry, textile, silk, sugar, rice, flour mills, milk products, etc. India depends heavily on the agriculture sector, especially on the food production unit after 1960 crisis in the food sector। आपको समझा चुका, the green revolution came into existence with the aim to improve agriculture in India। हरित क्रांति को लाया ही किस लिए था? कि भारत में एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया जा सके। ये तो बात थी एग्रीकल्चर की। आगे जो हमारा सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, बिकॉज अब 2 घंटे के अंदर हम काफी कुछ कवर कर लेंगे। एग्रोनॉमी की जब बात करते हैं तो एग्रोनॉमी में क्या बोला गया? एग्रोनॉमी जो है वो कहां से लिया गया? इट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एग्रीकल्चर लैटिन से था, ये कहां से है? ग्रीक से। सो इट इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। वर्ड एग्रोस का मतलब होता है जी फील्ड, और आपका नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। मतलब आप अगर फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं और वो कैसे करना है इसके बारे में पढ़ाई करनी है, तो वो कौन पढ़ाएगा आपको? एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी इज ऑल अबाउट फील्ड मैनेजमेंट, कि मुझे फील्ड का मैनेजमेंट कैसे करना है, जो मेरा फील्ड है उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसके अंदर जो रिसोर्सेज है मेरे फील्ड के अंदर वो कैसे कैसे मैं यूज करूंगा, और उन रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करते हुए कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन लिया जा सकता है। तो डेफिनेशन बोला गया, इट इज डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चरल साइंस डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। ये डिफाइन किया जाता है जी, क्या? डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां बोला गया टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं सारे के सारे टाइप ऑफ फार्मिंग जितने भी आपने आज तक पढ़े होंगे कवर कर दूंगा। फिर चाहे वह होगा बायोडायनामिक फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, कंटूर या टेरेस फार्मिंग हो, या फिर आपका एक्सटेंसिव इंटेंसिव फार्मिंग, या इरिगेटेड अनइरिगेटेड या रेनफेड फार्मिंग हो, सबके समूह कवर कर लेंगे। अगले 15 से 20 मिनट जाएंगे इसके ऊपर, बिकॉज काफी सारे टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। कंटिन्यू करने से पहले अगर पीछे की फोटो को देख लीजिए। फोटो को अगर आप देखेंगे तो आपको ढलान दिख रही होगी, स्लोप आपको दिख रही होगी। दिख रही है क्या स्लोप आपको? यस और नो? ऑफ कोर्स आपको दिख रही है। एक बार हाथ खड़ा करें, कितने लोग इस स्लोप को या फिर इस फोटो को देख के मुझे बता सकते हैं कि आप जो देख पा रहे हैं इस बैकग्राउंड में ये किस टाइप की फार्मिंग है? जो बता सके वो हाथ खड़ा करे, ये कौन से टाइप की फार्मिंग आपको दिखती है? ओके, सो हाथ खड़ा करने वाले जो लोग हैं ये लगभग 20% है। मैंने स्लोप वर्ड भी बोला है, एक अच्छा सा हाथ खड़ा हो रहा है ना? नहीं, आप दिखा सकते हैं वो एक बार के लिए, क्या था वो ऐसा? हाँ, अच्छा ठीक है, ओके। मैं आंसर नहीं पूछूंगा आपसे अभी के लिए, क्योंकि मुझे इन 15 डेज में बहुत कुछ कवर करना है, तो मैं किसी से आंसर नहीं पूछूंगा। बस आप हाथ खड़ा करेंगे, दैट मींस आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। अगर आप बैठे रहेंगे, दैट मींस हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो इंटरेक्ट करते रहिए, ठीक है? प्लीज हाथ नीचे करिए। लगभग 20% लोगों ने हाथ खड़ा किया कि सर अगर स्लोप की बात कर रहे हो तो हम समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, बिकॉज वो आगे आने वाला है, तब बताऊंगा। हाल फिलहाल माइंड में इसे 1 मिनट के लिए पेंड नहीं रखिए। चलते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। 2 टाइप की फार्मिंग कवर करते हैं, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग एंड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड और डाइवर्सिफाइड क्या होता है? देखो आपकी बात करते हैं, आप में से कुछ बच्चे एमएससी हैं,
कुछ बच्चे बीएससी हैं, बीएससी वाले बच्चों ने डाइवर्सिफाइड नॉलेज लिया हुआ है। सर इसका मतलब क्या हुआ? आपने हर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, एंटो, पैथो, एग्रोनॉमी, सोइल, होर्टी, एनिमल, सब आप पढ़ के आए हो ना थोड़ा थोड़ा। हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट आपने पढ़ा। लेकिन जो बच्चा एमएससी कर चुका उसने क्या पढ़ा? उसका तो फर्स्ट सेमेस्टर होटी, सेकेंड होटी, थर्ड होटी, फोर्थ होटी, बार बार उसको पढ़ता गया। तो जो बीएससी वाले बंदे हैं उनके पास कैसा नॉलेज है? डाइवर्सिफाइड है। लेकिन एमएससी या पीएचडी वाले जो कैंडिडेट है उनके पास कैसा नॉलेज है? इट इज स्पेशलाइज्ड। तो जब डाइवर्सिफाइड और स्पेशलाइज्ड की बात करते हैं तो डाइवर्सिफाइड और स्पेशलाइज्ड के अंदर क्या फर्क होता है? एक फार्मर की अगर आप बात करोगे, फार्मर के पास क्या होते हैं? अर्निंग के अलग अलग रिसोर्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। उस अर्निंग के अंदर क्या हो सकता है? वहां पे क्रॉप्स हो सकती हैं, क्रॉप्स के अलावा उसके पास एनिमल्स हो सकते हैं, मैं एनिमल हस्बेंड्री को एच लिख देता हूं, या फिर कोई और रिसोर्स भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं तो पोल्ट्री यहां पे लिख देता हूं कि मान लो उसने क्या किया है, घर में कुछ मुर्गियां भी रखी हुई है, जिसे आप पोल्ट्री ना बोल के बैकयार्ड पोल्ट्री बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो अब 3 ऑक्यूपेशन है। एक काम करो, फार्मर की बात नहीं करते, आपकी और मेरी बात कर लेते हैं कि मैं भी यही काम करता हूं, आप भी यही काम करते हो। मैं भी क्रॉप ग्रो करता हूं, कुछ घर में दो भैंसे या 2 गाय हमारे पास हैं, और क्या है साथ में 20, 30, 40, 50 मुर्गियां भी हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके पास भी और मेरे पास भी। आपकी और मेरी जब बात करूंगा तो मेरे केस में क्या है? मेरे केस में जो टोटल मुझे इनकम आती है, जो पैसा आता है मेरे पास, वो 60% मुझे कहां से आता है? मेरी फसलों से। 30% कहां से आता है? मुझे पशुओं से। 10% कहां से आ रहा है? मुझे पोल्ट्री से। 60, 30 प्लस 10 कितने हो गए? आपके 100 हो गए पूरे। आपके वाले केस में क्या हो रहा है? आपके वाले केस में 40% आप यहां से कमा रहे हो, 30% आप एनिमल हस्बेंड्री से कमा रहे हो, और बचा हुआ 30% आपको कहां से आ रहा है? पोल्ट्री से आ रहा है। 40, 30, 70 और 30 कितने हो गए? 100। ये भी 100% है, ये भी 100% है। लेकिन आप देखिए, आप भी और मुझ में क्या फर्क है? मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप मेरे केस में देखेंगे तो मुझे यहां से 60% मिल रहे हैं, मतलब 50% से ज्यादा मिल रहे हैं। आप बोलेंगे सर 50 से ज्यादा क्यों बोल रहे हो? एग्रीकल्चर में अगर एक पर्सन इन्वॉल्व है, एक किसान जो खेती करता है, उसके पास अलग अलग व्यवसाय है। व्यवसाय का मतलब ये नहीं है कि उसका कुछ और व्यवसाय है, मतलब होना एग्रीकल्चर का ही चाहिए, बिकॉज ये तीनों पार्ट किसका? एग्रीकल्चर का ही है ना। तो भाई अगर किसी किसान को उसके किसी एक व्यवसाय से, वो फसल उगाना हो सकता है, पशु पालना, वो पोल्ट्री हो सकता है, किसी एक व्यवसाय से अगर 50% से ज्यादा इनकम आती है तो वो क्या होता है? वो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होता है। और रिस्क कम करने के लिए, क्योंकि स्पेशलाइज्ड में 50% से ज्यादा इनकम आ रही है, तो भाई क्रॉप से मुझे 50% से ज्यादा इनकम आ रही है, अगर क्रॉप को नुकसान हुआ तो मेरा पैसा भी ज्यादा डूबेगा, है ना। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में रिस्क ज्यादा होता है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करते हैं। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का मतलब होता है जब किसी भी व्यवसाय से आपको 50% से ऊपर इनकम ना आए। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि भाई ये जो है कौन से वाला, ये ऊपर वाला मेरा उदाहरण है और ये वाला आपका उदाहरण है। जरा मुझे हाथ खड़ा करके इशारा करो 1 या 2 का, आप जो यहां पे हो वो किसके अंदर इन्वॉल्व हो? स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के अंदर, या फिर आप हो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के अंदर? क्योंकि आप नीचे वाला उदाहरण हो। जल्दी से इशारा करिए सब लोग, सही क्या आएगा? 1 आएगा या फिर 2 आएगा? एंड उम्मीद करता हूं आप आलसी नहीं होंगे तो आंसर करेंगे। मैम इतना टाइम मत लगाइए, है ना, आपको फास्ट बनना पड़ेगा, लोग बहुत फास्ट है। ओके, सो राइट आंसर की बात करते हैं। यहां पे प्लीज हाथ नीचे करें। 95% लोग सक्षम है आंसर देने में कि भाई नीचे वाला जो उदाहरण है वहां 50% से कम है, तो वो क्या हो गया? डाइवर्सिफाइड फार्मिंग हो गया। लेकिन अब अगर मैं ये बोलूं कि फार्मर को क्या करना चाहिए, स्पेशलाइज या डाइवर्सिफाइड, तो आप जानते हैं एग्रीकल्चर में बहुत रिस्क है। अगर फार्मर सुसाइड की बात करेंगे, जो महाराष्ट्र के अंदर, आंध्रा के अंदर, पंजाब के अंदर, इन स्टेट में तो काफी ज्यादा होती है, बाकी स्टेट में भी होती है, यहां ज्यादा होती है। अल्टीमेटली रिस्क ही तो है, जिसके बारे में पता नहीं था बट वो हो गया, वो रिस्क था। अब वो रिस्क हुआ तो काम खराब हो गया, है ना। क्या काम खराब हो गया? वो रिस्क था तो उससे क्या हुआ? किसान को नुकसान हो गया। तो रिस्क को कम करना है तो मतलब इसको ना करके हम किसको करेंगे? डाइवर्सिफाइड फार्मिंग को। तो क्या सारे किसान डाइवर्सिफाइड करते हैं? नहीं। किसान जिसका स्पेशलाइजेशन है, जिसके यहाँ पे होते ही एप्पल है, जिसके यहाँ पे होता ही सैफरन है, जिसके यहाँ पे होती ही पल्सेस है, तो जो जिसका स्पेशलाइजेशन है वो करेगा वहां पे। तो अधिकतर किसान इसके अंदर ना
होके हैं किसके अंदर, स्पेशलाइज के अंदर, लेकिन होना किस में चाहिए, उन्हें होना चाहिए डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के अंदर। समझ पाए होंगे बात को। चलो डाइवर्सिफाइड स्पेशलाइज आप समझ गए, आगे चलते हैं मिक्स फार्मिंग की बात करते हैं। मिक्स फार्मिंग के बारे में अगर आप पढ़ने वाले हैं तो प्लीज इस फोटो को देख ले, आराम से समझ जाएंगे, है ना। यहां पे वैसे तो आपको उस खेत के अंदर पशु दिख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बोला आप इस फोटो को देख के याद रख पाएंगे, बिकॉज मैंने शुरू में ही कहा चीजों को पढ़ना नहीं है, समझना है। अगर आप क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा व्यवसाय एक साथ चलाते हैं, आप बोलेंगे यही तो पहले बता रहे थे, लेकिन पहले मैंने इनकम बोला था 50 से ज्यादा 50 से कम। अगर किसी किसान के पास, अगर किसी फार्मर के पास दो या दो से ज्यादा एंटरप्राइज है, दो या दो से ज्यादा व्यवसाय है, जैसे कि खेती करना, खेती में क्या आ जाएगा, फसलें लगाना, और साथ साथ पशु वो पाल रहा है, मुर्गियां वो पाल रहा है, मछलियां पाल रहा है, या फिर रेशम कीट का पालन कर रहा है, या फिर कुछ और मधुमक्खियां पाल सकता है, कुछ भी करे, लेकिन दो या दो से ज्यादा व्यवसाय अगर उसके पास है, ये फसल लगाना तो एक व्यवसाय है, उसके अलावा कोई और है तो वो क्या होता है, मिक्स फार्मिंग हो जाता है ना। उसे हम क्या बोल देते हैं, मिक्स फार्मिंग। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, आपको यहां फसलें भी दिख रही हैं और साथ साथ आपको यहां पे क्या दिख रहा है, एनिमल्स भी दिख रहे हैं। तो दो या दो से ज्यादा व्यवसाय क्या बन गया, आपका मिक्स फार्मिंग बन गया। आगे लिखा गया रेन्ड फार्मिंग और इरिगेटेड फार्मिंग। रेन्ड फार्मिंग शायद आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जहां पे आपने रेन फेड फार्मिंग पढ़ा होगा। पढ़ा क्या, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और आपका रेन फेड फार्मिंग, पढ़ा है ना आपने। हाँ पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा से आपको पढ़ाने वाला हूं। जब बात करते हैं आपकी रेन्ड और इरिगेटेड फार्मिंग की, तो इरिगेटेड का मतलब तो इरिगेशन से आ गया कि अगर आपके पास फसलों को पानी देने के लिए कृत्रिम साधन है, मतलब कृत्रिम विधियों से आप पानी दे सकते हैं, दैट मींस इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड वाटर बाय आर्टिफिशियल मींस, है ना। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ, आप ड्रिप से कर दो, स्प्रिंकलर से कर दो, आप रिंग बेसिन बना दो, आप चेक बेसिन बना दो। अगर आप किसी भी तरीके से क्या कर पा रहे हैं, अपनी फसलों को पानी दे पा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल मेथड से दिया गया पानी जो वो क्या होता है, वो इरिगेशन होता है। जब ट्यूबवेल चलाते हो खेत के अंदर, तो ट्यूबवेल जो चलता है वो क्या है, वो इरिगेशन का ही तो पार्ट है, बिकॉज वो अपने आप थोड़ी आ रहा है, उसे आपने किया है ना, तो आर्टिफिशियल है वो। तो अगर आपके पास सिंचाई के साधन है, इरिगेशन के रिसोर्स है, तो वो कौन सी फार्मिंग है, इरिगेटेड फार्मिंग है। और अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो वो हमारी फार्मिंग जो हो जाती है वो वर्षा पर निर्भर फार्मिंग है। वो एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, वो डिपेंडेंट है हमारी रेनफॉल पे, तो उसे हमने क्या बोल दिया, रेन्ड फार्मिंग बोल दिया। चैट ऑप्शन खुला हुआ है, मुझे बताइए कि इंडिया की बात करते हैं तो इरिगेटेड फार्मिंग जो है भारत में, इंडिया में, वो कितने परसेंट क्षेत्र पे है ना, कितने परसेंट एरिया पे हमारे पास इरिगेशन अवेलेबल है। व्हाट विल बी द राइट आंसर। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले से पढ़ते हैं और कुछ नहीं भी, तो आंसर्स के अंदर वेरिएशन मिलेगा, आप देख पा रहे हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा ना, वो राइट आंसर किताबों के अनुसार आएगा 48%, और लेटेस्ट डेटा जो है उसके अनुसार आएगा 49%। अगर एएफओ या नाबार्ड पूछेगा तो 49 आंसर कीजिए, अगर स्टेट एग्जाम पूछेगा तो 48 आंसर कीजिए, बिकॉज स्टेट एग्जाम बुक्स के साथ चलते हैं, लेकिन नाबार्ड और एएफओ बुक्स के साथ नहीं चलते, ये लोग करंट डेटा को प्रेफर करते हैं। तो फिर 49 विल बी द राइट आंसर। चलिए 40, कोई 64 बोल रहा है तो 64 मिलियन हेक्टेयर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, है ना। बाकी ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं 48 और 9 रहेंगे, इससे कम या ज्यादा बोला तो फिर अपना आंसर करेक्ट कीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया आपका एक्सटेंसिव और इंटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग को समझना चाहेंगे। एक्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है, आप सामने देखिए, एक एडवांस सा स्प्रेडर आपको दिख रहा है ना, कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है यार वो एक साथ। इतना क्या आपने इंडिया के अंदर देखा हुआ है, क्या देखेगा इंडिया में, नहीं देखा आपने। क्यों नहीं देखा, बिकॉज इंडिया में इतने बड़े की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। क्यों नहीं पड़ती है, जरूरत ना पड़ने का रीजन ये है कि आप इस फार्मिंग को, है ना, जिसे आप एक्सटेंसिव फार्मिंग के नाम से पढ़ रहे हो, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में क्या फर्क होता है। अगर आपके पास कल्टीवेशन के लिए बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया है, तो वो कौन सी फार्मिंग होती है, वो एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है। अगर आपके पास एरिया छोटा है तो वो कौन सी फार्मिंग होती है, वो इंटेंसिव फार्मिंग होती है। एक्सटेंसिव मतलब बड़ा एरिया, इंटेंसिव मतलब छोटा एरिया, राइट। तो जब बात करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की, तो इंडिया के अंदर इंटेंसिव फार्मिंग होता है। मैं इंटेंसिव को डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन हाल फिलहाल एक बार दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, किसको, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को। तो एक्सटेंसिव का मतलब जहां पे बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग है,
सर बड़ी लैंड होल्डिंग कैसे? भाई 50 एकड़ जमीन का होना, 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़ जमीन का होना अल्टीमेटली बड़ी लैंड होल्डिंग मानी जाती है। लेकिन क्या भारत में बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग है? नहीं है। भारत में अगर बात की जाए लैंड होल्डिंग की, एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, औसत जोतों का आकार अगर बोला जाए तो वो कितना है भारत के अंदर? इट इज 1.08%। कितना है वो? 1.08% है वो। इसका मतलब हमारे यहां तो बहुत छोटा है। मैंने प्रतिशत लिख दिया यार, गलत लिख दिया, सॉरी। 1.08 हेक्टेयर आएगा, प्रतिशत नहीं आएगा ये। हेक्टेयर का मतलब हमारे पास यहां किसानों के पास जो एवरेज लैंड है वो कितनी है? 1.08 हेक्टेयर। तो क्या आप इसे बड़ी लैंड होल्डिंग मानते हैं? नहीं। तो बड़ी होती तो एक्सटेंसिव होता है, लेकिन छोटी है तो वो क्या होता है? इंटेंसिव फार्मिंग। छोटी लैंड में ज्यादा इनपुट का उपयोग करके प्रोडक्शन ज्यादा लेना, वो क्या होता है? इंटेंसिव फार्मिंग। बड़े एरिया में, बड़े एरिया जैसा कि आप फोटो में देख पाए, कम संसाधनों का, कम रिसोर्सेज का, कम इनपुट्स का प्रयोग करते हुए खेती करना, वो क्या हो गया? एक्सटेंसिव फार्मिंग। आप कंफ्यूज हैं कि सर इंटेंसिव में छोटा एरिया है तो आपने ज्यादा इनपुट बोले, एक्सटेंसिव के अंदर बड़ा एरिया आपने वहां पे कम इनपुट बोले, ये तो गलत हो गया। वहां पे कम इनपुट का मतलब पर हेक्टेयर या पर एकड़ इनपुट से है। तो इंटेंसिव के अंदर पर हेक्टेयर ज्यादा इनपुट्स का यूज किया जाता है, जबकि एक्सटेंसिव के अंदर पर हेक्टेयर उतने इनपुट यूज नहीं किए जाते। मैं इंटेंसिव को डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक बार के लिए आगे वाले दो कवर करते हैं। आगे बोला गया पीजेंट फार्मिंग एंड बोला गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पीजेंट फार्मिंग क्या होता है? पीजेंट या टेनेंट वर्ड आपने सुना होगा। तो जब लैंड को रेंट पे लेके, क्या आपके यहां पे लैंड को रेंट पे लिया जाता है? हाँ, लिया जाता होगा। आपसे पूछते हैं अगेन चैट में, हमारे यहां पे अगर लैंड को रेंट पे लिया जाए तो उसे ठेका वर्ड कहा जाता है कि भाई उसने लैंड को ठेके पे लिया हुआ है। आपके यहां पे उसे क्या वर्ड दिया जाता है? आप उसे ठेका बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? है ना, आपके सामने है जी, लीज लिखा है, किसी ने शायद अब लीज बोलना चाह रहे होंगे, है ना। लीज भी कहा जाता है, ठेका कहा जाता है, उसे पट्टे पे देना कहा जा सकता है। बाकी लोकल वर्ड आप सभी के देख पा रहे हैं, क्योंकि वो लोकल वर्ड अपने अपने हैं तो हर कोई नहीं समझ पाएगा, जिसका जो है आप लोग समझ गए होंगे। तो लैंड को रेंट पे लेके जब कल्टीवेशन किया जाता है ना, जब क्या करते हैं, अपनी नहीं है बट किसी की लैंड को मैंने रेंट पे लिया और वहां पे कल्टीवेशन किया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीजेंट फार्मिंग बोला जाता है। पीजेंट्स को बहुत सारे नुकसान होते हैं। पीजेंट्स को नुकसान ये होते हैं कि अगर पीजेंट कोई लोन लेना चाहे या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेना चाहे तो लैंड उसके नाम पे नहीं है, इससे उसे काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं पीएम किसान भी ऐसा ही कुछ करता है कि जिनके नाम पे लैंड है उनको पीएम किसान के बेनिफिट मिलते हैं, या फिर जिनके पास केसीसी है उनको पीएम किसान के बेनिफिट मिलते हैं। पीएम किसान को आप सारे लोग जानते होंगे। पीएम किसान एक स्कीम है जो अभी एट प्रेजेंट वर्किंग है, रनिंग है, जिसके तहत किसानों को एक साल में 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर 2 और 2,000 रुपए मिलते हैं। जानते हैं इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। पीजेंट फार्मिंग के बाद लिखा गया क्या यहां पे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा? जरा यहां पे देखिए, क्या आपको फोटो के अंदर जंगल दिख रहा है? क्या पूरा का पूरा देखिए ध्यान से, आसपास चारों ओर जंगल दिख रहा है, लेकिन क्या जंगल के बीचों बीच आग लगाई हुई है क्या? हाँ, जला दिया गया उसे। तो बस यही तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। सो टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट डज दैट मीन बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन? नाम ही कह रहा है शिफ्टिंग। आप इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हो, आप इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग बोलते हो, आप इसे झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हो, या फिर हिंदी में इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ फार्मिंग है। आप बोलेंगे सर प्रिमिटिव फार्मिंग क्या होता है? ये आगे आके बताने वाला। अभी टाइप्स हमारे खत्म नहीं होते हैं, एक एक करके बस समझते जाओ। सो जब बात करते हैं किसकी? जब बात करते हैं आपके स्लैश एंड बर्न या फिर आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, यहां पे लोग क्या करते हैं? ये वो लोग हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो जनजातियां हैं, जो जंगलों के अंदर फॉरेस्ट एरिया में सर्वाइव करती हैं। तो जब बात करेंगे इन ट्राइबल एरियाज की, तो यहां ट्राइबल एरियाज में क्या होता है? ये लोग जंगलों के अंदर रहते हैं, जंगलों में खेती करते हैं। अब खेती करेंगे तो खुद देखिए ना यार, ये जो आपको आसपास जंगल दिख रहा है, यहां पे खेती करना मुश्किल लग रहा होगा आपको, है ना। तो ये क्या करते हैं? उस मुश्किल को आसान बनाते हैं। कैसे आसान बनाते हैं? ये एक पैच, एक टुकड़ा जला देते हैं पेड़ों का। उस जलाने से क्या होता है? पेड़ों की राख जो है नीचे आ जाती है, मिट्टी में आ जाती है, और राख जो है मिट्टी में मिलेगी तो उसके अंदर क्या है?
उसके अंदर न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट तो है ना, क्योंकि प्लांट बॉडी थी पूरी, उसको जलाया गया, तो नुकसान होगा जमीन का, क्योंकि जलाया आपने, वहां पे न्यूट्रिएंट भी खत्म हो रहे हैं, मिट्टी को भी नुकसान हो रहा है, मिट्टी के माइक्रोब्स भी वहां पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहे हैं। एक लंबे समय तक के लिए वो मिट्टी आपके लिए उपयोगी नहीं रहेगी, लेकिन लंबा समय यूज ही नहीं करना, हम तो है ही शिफ्ट कर जाएंगे ना वहां से। तो ये बोलिए, अब गलत एग्जांपल ले रहा हूं मैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी बोल देता हूं। जनरली मैंने ऐसा देखा, जब मैं 2013 के अंदर चंडीगढ़ आया, तो मेरे लिए चैलेंजिंग काम दो थे उस टाइम पे। एक, कपड़े धोना। हाँ, मुझे शुरू से पता नहीं, वो खाना बनाना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, मैं खुद कुक करता, पर कपड़े धोना बहुत मुश्किल लगता था। और दूसरा मेरे लिए डिफिकल्टी रही रूम सर्च करना अपने लिए। जब जब कि 2013 से 20 तक मैंने 4-5 बार रूम चेंज करा, बिकॉज जॉब चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, फिर चेंज करना पड़ेगा। ड्यूरिंग दैट टाइम आई केम टू नो कि लड़कों का तो रेपुटेशन नहीं है मार्केट के अंदर, उससे पहले कभी क्राइसिस फेस नहीं करा। जहां पे भी जाओ, आपकी शक्ल देखते, शक्ल पे लिखा हुआ है ये लड़का आ गया है, फिर वो पूछेंगे मैरिड हो कि अनमैरिड हो। मैरिड हो तो ओके है, कोई चक्कर नहीं है, फैमिली हो तो आ जाओ। इफ इन केस यू आर अनमैरिड सर, फिर पता नहीं क्यों आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, आपको रूम नहीं देंगे जल्दी से। मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं? ऐसी बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन रीजन में से एक रीजन ऐसा भी होता है कि लैंडलॉर्ड कहा करते हैं, ऐसा मैंने सुना सोसाइटी में लोग कहते हैं कि लड़कों को रूम दे दो तो रूम खराब कर देते हैं, वो गंदा कर देते हैं, जल्दी साफ सफाई नहीं रखते, इतनी ऐसा बोलते हैं। मैं ऐसा आपको ऐसे ही बोल रहा था वो इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये लोग भी क्या करते हैं, आप मान लो अपना घर है, अपने घर को गंदा थोड़ी करोगे, बिकॉज उसमें तो लाइफ टाइम रहना है, संभाल के बड़े प्यार से रखा जाएगा। बट रेंट पे लिया तो हमें लगता है ठीक है जो भी है। तो ऐसा ही यहाँ पे जंगलों के अंदर, उनको यहाँ पे पूरी लाइफ के लिए खेती नहीं करनी है, तो वो परवाह नहीं करते, माइक्रोब्स मर रहे हैं, न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ों को जलाया, राख वहां पे आ गई है, मिट्टी के अंदर उपजाऊ क्षमता, फर्टिलिटी है ना। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि मिट्टी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट दे पाए, वो फर्टाइल सॉइल है। तो फर्टिलिटी एक टाइम के लिए, टेम्परेरी के लिए सही, लेकिन एक बार वहां पे क्या आ गई है, फर्टिलिटी आ गई है। अब फर्टिलिटी उसके अंदर आ जाती है, ये लोग वहां पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रो करेंगे तो फसलें न्यूट्रिशन लेंगे, न्यूट्रिशन तो मिट्टी के अंदर है ही है। एक बार ग्रो किया, 2 बार 3 बार, उसके बाद का न्यूट्रिशन कम होता जाएगा, और फिर क्या होगा, उसी खेत में उसी जगह पे जहां पे कल्टीवेशन हो रही थी, अब कल्टीवेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये लोग क्या करेंगे, अब कल्टीवेशन वहां नहीं करेंगे, वहां से इमीडिएटली ये शिफ्ट हो जाएंगे, और शिफ्ट हो गए तो क्या बन गया, इट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। समझ पाए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को? परफेक्ट है ना। शिफ्टिंग को आपने स्लैश एंड बर्न क्यों बोला, आपने देखा उसको जलाया गया, आपने उसे झूमिंग क्यों बोला, झूमते रहते हैं लोग, झूम बराबर झूम, आज यहां झूमे कल को वहां पे झूम रहे हैं, मतलब चले जाते हैं यहां वहां, है ना। तो इसीलिए आप उसे फिर झूम कल्टीवेशन भी कह देते हैं, या फिर उसे स्थानांतरण, हिंदी का शब्द है, क्योंकि स्थानांतर हो गया ना यहां से वहां, तो स्थानांतरण भी कह दिया जाता है। चलो अब आप इसे अच्छे समझ गए, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है जी? इंटेंसिव फार्मिंग वो फार्मिंग है जो आज इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, और फायदों के साथ साथ बहुत अच्छे खासे नुकसान भी हो रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है सर, आप और मैं भूखे नहीं रह सकते, हमें खाने के लिए इसी फार्मिंग से क्या मिल रहा है, फूड ग्रेन, राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यही से मिल रहे हैं। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान की बात करेंगे सर तो आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, बठिंडा से बीकानेर ट्रेन चलती है। कोरोना तो अभी अभी आया और खबरों में काफी आ गया, तो चर्चा चल रही है, उसकी उतनी चर्चा नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे द्वारा लगाए गए बहुत सारे एफर्ट्स का नेगेटिव रिजल्ट है। 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया कि प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन उसी प्रोडक्शन बढ़ाने का पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रिजल्ट ये था कि बठिंडा से बीकानेर, बठिंडा इज अ प्लेस इन पंजाब एंड बीकानेर इज अ प्लेस इन राजस्थान, जहां पे क्या है, एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है कैंसर के लिए। तो यहां से कैंसर ट्रेन चलती है, उसके अंदर सिर्फ कैंसर पेशेंट होते हैं। वो कैंसर क्यों आ रहा है? बिकॉज पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हम उनका बहुत ज्यादा उपयोग हमारी फसलों पे कर रहे हैं। उन क्रॉप पे जो रेजिड्यू है पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके कैंसर प्रोड्यूस कर रहा है। तो बहुत लोग टोबैको कंजप्शन करते हैं, उससे कैंसर हो रहा है, लेकिन टोबैको तो खुद वो मौत को बुला रहा है। बट बात ये कि टोबैको नहीं, वो तो जो कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन अगर आप और मैं चपाती खा रहे हैं तो हम तो मौत को नहीं बुला रहे ना, लेकिन अल्टीमेटली वो साथ में फ्री में आ रही है। पता नहीं कब किस तरह क्या होगा, क्यों? उसके अंदर वो केमिकल्स हैं। तो मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो कैंसर प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे हमारे यहां पे बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स को यूज किया उस टाइम पे 1965 में, और आज उससे ज्यादा यूज हो रहा है। मतलब कि जो रिजल्ट आज हम देख रहे हैं ना, 2050 के बाद इससे भी बुरे रिजल्ट आने वाले हैं, अगर हमने
इस इनऑर्गेनिक टाइप की इंटेंसिव फार्मिंग को ना छोड़ा तो। आप बोलेंगे सर दो नाम बोल दिया आपने, इनऑर्गेनिक, एक्सटेंसिव। इनऑर्गेनिक के बाद में आते हैं। इंटेंसिव का मतलब आप समझ गए होंगे, जब हम क्या करते हैं छोटे एरिया में, छोटे एरिया के नाम पे मैंने आपको बता दिया। आप जब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के पास जो लैंड होल्डिंग है बहुत छोटी है। एवरेज लैंड होल्डिंग हमारे पास पहले ये 1.15 हेक्टेयर थी, लेकिन हमारा जो करंट एग्रीकल्चर सेंसस जो सबसे लास्ट वाला है वो कहता है घट के अब कितनी रह गई है, ये आपकी 1.08 हेक्टेयर रह गई है। लेकिन आप प्रोडक्शन की बात कीजिए जरा, प्रोडक्शन जानते हैं ना, उत्पादन की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, अगर हम पूरे वर्ल्ड में जाएंगे और इंडिया का रैंक देखेंगे, किसके अंदर, व्हीट के अंदर देखिए, राइस के अंदर देखिए, वेजीज या फिर वेजिटेबल के अंदर देख लीजिए, या फिर आप फ्रूट्स की बात कर लीजिए, या फिर आप बात कीजिए हमारे यहाँ के ओवरऑल फार्म आउटपुट की, है ना, कि ओवरऑल आउटपुट हम कितना देते हैं, तो इन सभी में हमारा रैंक सेम है। ओवरऑल आउटपुट में, व्हीट में, राइस में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, क्या मुझे इशारा कर सकते हैं इन सभी में हमारा एक कॉमन रैंक है, वो कौन सा है? ओके, कंफ्यूज है लोग बहुत सारे नाम देख के, लेकिन हाँ वो जो कॉमन रैंक है, आप किसी एक का भी जानते हैं सही से तो इशारा कर दीजिए वो कॉमन रैंक कौन सा है, राइट। तो जब बात करते हैं उस कॉमन रैंक की, तो नेहा दीक्षित कहती हैं कि फर्स्ट रैंक है, लेकिन फर्स्ट रैंक नहीं है मैम, वर्ल्ड में हमारा जो रैंक है इट इज सेकेंड। कुछ में फर्स्ट पे चाइना है तो कोई और है, हमें फर्स्ट की बात नहीं करनी जब हम वहां पे नहीं है, तो उसके बारे में नहीं, लेकिन व्हीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ओवरऑल आउटपुट में हम कहां पे हैं, सेकंड रैंक पे। तो अल्टीमेटली इसका मतलब यह है कि हम वर्ल्ड में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। सेकंड रैंक होना भी छोटी मोटी बात नहीं, अपने आप में अचीवमेंट है। मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे है, लेकिन अगर आप खेती की बात कर रहे हैं, फार्मिंग की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे सेकंड रैंक आपका है, जबकि आपके पास 1.08 हेक्टेयर है। सेम अगर आप बात करें किसकी, आप सदर्न यूरोप में चले जाइए, आप चाइना की बात कर लीजिए, इनके यहां भी यही हाल है। यही हाल मतलब इनके पास लैंड होल्डिंग छोटी छोटी है, हमारी जितनी तो नहीं, थोड़ी बड़ी है, लेकिन हाँ छोटी है, बिकॉज चाइना पॉपुलेशन में भी नंबर 1 पे आता है। छोटी लैंड होल्डिंग से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लेता है। जहां पे राइस प्रोडक्टिविटी में बात करते हैं, तो राइस प्रोडक्टिविटी के अंदर सबसे जो आपका क्या है, हाईएस्ट जो प्रोडक्टिविटी है इंडिया में, वो कहां पे, इट्स इन पंजाब। पंजाब के पास रिकॉर्ड है 60 क्विंटल पर हेक्टेयर, जहां पे लगभग 35 क्विंटल के आसपास प्रोडक्शन होता है एवरेज पूरे इंडिया का, तो वहां पे 60 क्विंटल पर हेक्टेयर का रिकॉर्ड है पंजाब के पास। लेकिन ये तो इंडिया है ना, पंजाब है, तो चाइना के पास एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इससे ऊपर है, उनके पास 67 का रिकॉर्ड है। तो अल्टीमेटली वो हमसे आगे है, जबकि वो भी कहां पे है, इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर है, ज्यादा इनपुट्स का प्रयोग करते हैं। थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। आप जापान की बात कीजिए, जापान वो कंट्री है जिसने नेचुरल फार्मिंग को स्टार्ट किया, लेकिन जापान में भी इंटेंसिव फार्मिंग होती है। मैंने बोला सदर्न यूरोप, जो दक्षिणी यूरोप का भाग है, वहां पे भी जाके देखिए, वहां पे भी इंटेंसिव फार्मिंग होती है। प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन ज्यादा है, लैंड कम है, आपको सारी पॉपुलेशन को फीड करना है, तो यही करना पड़ेगा कि केमिकल्स का प्रयोग करते हुए उत्पादन को, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। और आप तो छोटे एरिया में ज्यादा इनपुट का प्रयोग करते हैं और प्रोडक्शन ज्यादा लेते हैं, उस फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका ड्राई फार्मिंग, जिसे हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, 3 भागों के अंदर जिसे विभाजित किया जाता है। ड्राई फार्मिंग की जब बात करते हैं, ड्राई फार्मिंग के अंदर 3 पार्ट कौन से आते हैं जी, ऐसे एरिया जहां पे रेनफॉल हो रही है लेस देन 750 mm, 750 mm से कम होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। अगर आपके यहां पे या किसी एरिया में बारिश होती है 750 से 1000 mm, तो वो आपकी ड्राई लैंड फार्मिंग है। और अगर रेनफॉल मोर देन 1000 mm से ज्यादा हो रही है, या फिर 1000 ना लिख के यहां पे कभी ऐसा लिख दिया गया कि 1150 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, तो 1150 या फिर मोर देन 1000 दोनों एक ही बात है। पहले एक कैसे है सर, 1000 से ऊपर ही तो है ये, कुछ किताबें ये लिखती हैं तो कुछ ये लिखती हैं, दोनों ही सही है। ये अपने आप में क्या आ जाएगा, रेन फेड फार्मिंग। आप बोलेंगे सर कुछ कुछ समझ नहीं आया, ये तो पता चल गया ना वार्षिक वर्षा, बस हम ड्राई फार्मिंग की बात कर रहे हैं। तो ड्राई फार्मिंग में देखो, अगर रेनफॉल 750 से कम है, 750 का मतलब कितना होता है, 75 सेंटीमीटर, या ये बुरा हाल है, 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा कम मानी जाती है, तो ये ड्राई फार्मिंग है। ड्राई लैंड उसने कहा अगर 75 से 100, यानी 75 से 100 सेंटीमीटर या 750 से 1000 मिलीमीटर, लेकिन ये अच्छी बारिश मानी जाएगी जब 1000 mm से ज्यादा हो रही है। 1000 mm से ज्यादा, वो 1100, 1200 कितनी भी हो सकती है, वो अगर हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, रेन फेड फार्मिंग हो जाएगा।
अगर मैं ये बोलूं कि इंडिया की जब बात करते हैं, मैंने बोला कि अगर इससे ज्यादा हो रही तो अच्छी बारिश मानी जाती है, तो इंडिया का तो एवरेज भी इससे ऊपर ही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, चैट ऑप्शन खुला हुआ है, इंडिया की जो एवरेज रेनफॉल है, जो हमारे यहां पे औसत वार्षिक वर्षा है, एवरेज एनुअल रेनफॉल, ये कितनी होती है? क्या लगता है राइट आंसर क्या आएगा? ऑफ कोर्स आप लोग ठीक है, अगर आप 1194 मतलब 1194 या फिर 1190 लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1190 माइंड में लेके चलिए। 1190 जो है ये क्या है? हमारे यहां की एनुअल रेनफॉल है। नेपाल का 1600 या आप नेपाल में हैं तो आपके यहाँ पे हिली एरिया थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। और आप एक थोड़ा छोटा नेशन है, छोटा मतलब अगर इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो उतना बड़ा नहीं है, तो फिर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको वहां पे नहीं दिखती है। बट टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो यहाँ पे एक तरफ केरला है जो सबसे पहले रेनफॉल को रिसीव करता है, तो दूसरा राजस्थान है जहां पे नाम मात्र सी आती है, तो अल्टीमेटली वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो 1190 के आसपास हमारा एवरेज स्टैंड करता है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया टाइप्स ऑफ फार्मिंग में प्रिमिटिव फार्मिंग। कहीं कहीं आर मिस हो गया, इग्नोर कीजिएगा, फार्मिंग ही है ना। प्रिमिटिव फार्मिंग का मतलब पुराने टाइम पे जो फार्मिंग हो रही थी, है ना, वो जो पुराने टाइम से चलती आ रही है, आप उससे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कह सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि स्लैश एंड बर्न पुराने टाइम से ही हो रही है। तो स्लैश एंड बर्न की बात करेंगे तो पुराने टाइम वाली फार्मिंग है, या फिर आप प्रिमिटिव फार्मिंग की बात करेंगे तो वो सिर्फ स्लैश एंड बर्न की बात नहीं करता, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात नहीं करता। प्रिमिटिव फार्मिंग कहता है जो प्राचीन काल से, जो एंशिएंट टाइम से हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो कौन सी है? वो हमारी प्रिमिटिव फार्मिंग है। ठीक है, आगे बोला कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जिसे मैं इनऑर्गेनिक फार्मिंग कह सकता हूं, जिसे मैं इंटेंसिव फार्मिंग कह सकता हूं। आज हमारे यहां पे क्या हो रहा है? आज आप सब लोग देख पा रहे हैं कि हमारे यहां पे क्या होता है, हमारे जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए खेती करते हैं। आपको पता है सभी को, है ना, क्योंकि आप अगर कैश क्रॉप की बात करें तो कैश क्रॉप का मतलब होता है कि जिसे फार्मर विदाउट कंज्यूम करे डायरेक्टली मार्केट में सेल करता है, सारा का सारा वो कैश क्रॉप है। तो जब मुझे कंज्यूम ही नहीं करना, मैं क्यों ग्रो कर रहा हूं? टोबैको की बात कीजिए, क्या कैश क्रॉप है? ऑफ कोर्स। या शुगर कैन कैश क्रॉप है? यस। टोबैको, मुझे कौन सा बीड़ी पीने की आता है भैया, लेकिन मैं तो कल्टीवेशन करता हूं। क्यों करता हूं? नॉट बिकॉज ऑफ टोबैको कंजप्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ सेलिंग पर्पस। मुझे उसे सेल करना है मार्केट के अंदर। तो मार्केट में आप जब उसे सेल कर रहे हैं सर, तो उससे क्या हो जा रहा है? आपको अर्निंग हो रही है। तो वो फार्मिंग जहां पे हमारा फोकस अपने कंजप्शन पे, अपने सर्वाइवल पे ना होके मनी अर्निंग हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन पे हो, सरप्लस प्रोडक्शन पे हो, वो टाइप की फार्मिंग क्या बन जाती है? कमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट बोला गया सबसिस्टेंस फार्मिंग। जैसा कि मैंने आपको यहां पे कहा था, प्रिमिटिव फार्मिंग का मतलब कि आप उसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कह सकते हैं। प्रिमिटिव फार्मिंग को सबसिस्टेंस फार्मिंग भी कहा जा सकता है। आप बोलेंगे सर क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि आपने कमर्शियल फार्मिंग में बोला कि यहां पे हम पैसा अर्न करने के लिए ग्रो करते हैं, ये उसके अपोजिट है। ये पैसा अर्निंग की बात नहीं करती, ये बोलती है सबसिस्टेंस, सर्वाइवल की बात करती है कि आप और मैं अगर इस प्रकार की खेती के अंदर है, एक ऐसी फार्मिंग हम करते हैं जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? जितना हमें चाहिए, जितना हमें खाने के लिए रिक्वायर्ड है उतना मिल जाता है, तो वो क्या है? अपने आप में सबसिस्टेंस फार्मिंग है। तो ये भी पुराने टाइप की फार्मिंग है, इसलिए तो बोला मैंने प्रिमिटिव कह देंगे। क्यों कह देंगे? क्योंकि पुराने टाइम पे ऐसा होता था, जब हम हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन की 4 स्टेजेस में से निकलते हैं। हंटिंग स्टेज पहला आता है, पास्टरल दूसरा आता है, क्रॉप कल्चर तीसरा आता है। तो थर्ड जो क्रॉप कल्चर स्टेज में हम आते हैं, यहां पे हम कर ही क्या रहे थे? यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ ग्रो कर रहे थे उन क्रॉप्स को जिनसे हमारा क्या हो सके? जीवन निर्वाह हो सके, हमारा सर्वाइवल हो सके। तो वो फार्मिंग जो आपके सर्वाइवल के लिए होती है उसे क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट एक नया वर्ड दिख रहा होगा जिसके बारे में काफी सारे लोगों ने पढ़ा है, बट दे आर नॉट क्लियर। व्हाट इज बायोडायनामिक फार्मिंग? अगर आप क्लियर नहीं हो तो एक काम क्यों नहीं करते हो यार? रट्टा मारना छोड़ते क्यों नहीं हो? आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, बायो वर्ड की बात कर लो ना यार। बायो, इको, ऑर्गेनिक, इनका मतलब सेम ही निकलता है। तो बायो वर्ड यहां पे लग गया है, डायनेमिक वर्ड साथ में लगा दिया। फार्मिंग तो कब से चलता ही आ रहा है। पहले इसको समझाने से पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करता हूं, फिर इसको समझाऊंगा। जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाती है तो आप देखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब बात करूंगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जहां पे आप रासायनिक खादों का प्रयोग ना करके, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करके क्या करते हैं? कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? इंग्लिश में बोल देता हूं।
ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब जहां पे आप केमिकल्स का यूज ना करके क्या करते हैं, वहां पे ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज करते हैं। जैसे यूरिया डीएपी ना डाल के आपने पोल्ट्री मैन्योर या फिर एफवाईएम डाला, तो वो क्या है, आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो केमिकल्स को अवॉइड करके हम क्या करते हैं, वहां पे मैन्योर्स का या फिर उन सब्सटेंसेस का प्रयोग करते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है। तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही एक ऑल्टरनेटिव है, वो क्या है, दैट इज बायोडायनेमिक फार्मिंग। ये क्या होता है सर, बायोडायनेमिक फार्मिंग भी एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है। फिर बोलेंगे सर दो नाम क्यों दिए गए, दो नाम इसलिए दिए गए बिकॉज बायोडायनेमिक थोड़ा सा लगे ऑर्गेनिक फार्मिंग से। जैसे हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, नेचुरल फार्मिंग कहता है कि वो रिसोर्स यूज करो जो नेचुरली अवेलेबल रिसोर्स है। तो ऐसे ही हमारा जो बायोडायनेमिक फार्मिंग है, ये कहता है कि आपको जो सीड यूज करने हैं, जो ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करने हैं, जो आपको एफवाईएम चाहिए, ये सारा अपने फील्ड के ऊपर ही बनाना है। आपको उसी खेत के अंदर क्या है, आपके पशु है, गोबर की खाद आप बना रहे हो, उसी खेत के आप कीचुई खाद जो भी करो, लेकिन अपने खेत के विद इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अपने ही खेत में कर रहे हो तो वो क्या है, बायोडायनेमिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा तो नहीं कहता कि अपने खेत में करो या कहीं और करो, लेकिन कहता वो भी यही है कि रसायनों का प्रयोग ना करके क्या करो, वहां पे ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज किया जाए। तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। एक बार के लिए अपना हाथ खड़ा कर लीजिए अगर आपको समझ आ गया हो ऑर्गेनिक और बायोडायनेमिक फार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है। नहीं समझ आया तो मैं आपके पास आ जाऊंगा आपका डाउट पूछने के लिए, और समझ आ गया तो जस्ट रेज योर हैंड। ओके, किसी के पास तो जाना ही पड़ेगा। शोभित कुमार जी हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं। सर क्या समझ नहीं आया, प्लीज बताएं। सर समझ में आ गया सर। जल्दी जल्दी बोलिए, इतना टाइम नहीं निकालना है। ओके सर, कह रहे हैं सर, समझ में आ गया सर। तो अब हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं भैया, क्या हो गया। सर हाथ तो ऐसे खड़ा किए थे सर। ऐसे अंगूठा दिखा रहे हैं आप मुझे। ओके सर। अरे ओके कह दे रहे हैं, इसे ठेंगा दिखाना कहते हैं यार। ओके सर, जानते नहीं सर। क्या नहीं जानते, ऐसे ठेंगा। जी सर। ठेंगा होता है ना ये। ठेंगा सर हम जानते नहीं सर। ठेंगा नहीं जानते, ठीक है, अच्छी बात है। ओके सर। तो आप ये थम्स अप कर रहे थे क्या। ओके सर। ओके ओके करते हैं भाई साहब, ठीक है, ऐसे ठेंगा ना दिखाएं सर। हाथ खड़ा कर लिया कीजिए। पता है क्यों हाथ खड़ा करवाता हूँ, क्योंकि अगर आपको समझ ना आ रहा हो और सो रहे हो आप, आपकी बात नहीं कर रहा है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। आप कभी रात को माता के जगराते में गए हैं। जी सर। माता का जागरण होता है रात में, जाते हैं आप वहां पे कभी। नहीं सर। वो भी नहीं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सीतापुर। सीतापुर से। आप बहुत शरीफ इंसान है ना यार, आप बाहर नहीं निकलते। सर बाहर हम जाते नहीं सर के। अरे क्या बात है, सिंसियर बच्चे आप यार, बिल्कुल बाहर नहीं जाते। जी सर, हम इस समय बकेवर में है सर, बीएससी कर रहे हैं। अच्छा बीएससी कर रहे हैं, तो बीएससी से पहले और बाद में बाहर नहीं जाएगा। अब पहले बाहर नहीं गए थे कभी। सर पहले तो बाहर कहीं नहीं गए हम। और अब जाओगे बीएससी के बाद। जाएंगे सर। कहाँ जाना है आपको। सर जाना है सर, एग्जाम देने जाना है, जहाँ सर सेंटर लगेंगे सर। अच्छा मतलब एग्जाम लग गया तब बाहर जाओगे, वरना नहीं जाओगे। हाँ सर, अभी छुट्टी हुई थी तो सर राजस्थान भी गए थे। ओके, तो कोई मित्र परिचित आपको बुला ले, बोले चलो लॉकडाउन में मस्ती करके आते हैं, फिर आप बाहर जाएंगे। सर लॉकडाउन में सर कहीं नहीं जाएंगे, घर पे रहेंगे सर। आप समझदार इंसान है यार। चलिए ठीक है, ओके, इनको भी समझ आ गया है। प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए अपने अपने। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए, बिकॉज आप हाथ खड़ा करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाथ खड़ा नहीं करेंगे फिर लगता है बच्चों को समझ नहीं आ रहा। तो बायोडायनामिक जो फोकस करता है कि विद इन द फार्म काम करना है हमें, ऑर्गेनिक ऐसा कुछ कहता नहीं, बट अल्टीमेटली दे आर सेम। इवन आप बायोडायनामिक को पढ़ेंगे वो कहता ही यही है कि ऑल्टरनेट ऑर्गेनिक फार्मिंग का इट इज सेम एज इट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज कोई भी नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया जी कंटूर एंड टेरेस फार्मिंग। मैंने आपको लेक्चर जब ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग वाला पार्ट स्टार्ट किया था, फोटो दिखाई थी, अगर आपको याद ना हो तो वापस दिखा देता हूं। मैंने इस फोटो को बोला था कि देख के बताइए कि आपको पता है। यहाँ पे ढलान आप देख पा रहे थे, देखिए थे ना ढलान, आपको दिख रही है सामने। अब फिर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ढलान दिख रही है। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ढलान दिख रही है क्या। हाँ बिल्कुल आपको यहाँ पे ढलान दिख रही है। अगर यहाँ नहीं दिख रही भैया तो यहाँ देख लो, अब तो दिख रही है
है ना। तो ये जो आप ढलान देख रहे हैं ना सर, स्लोप जो दिख पा रहे हैं, अगर स्लोपी एरिया में, स्लोप वाले एरिया में कल्टीवेशन करी जाए तो वो कौन सी फार्मिंग होती है? इट इज कंटूर फार्मिंग। आप बोलेंगे सर ये कंटूर थोड़ी है, ये तो अलग है कुछ, है ना। आप इसे कंटूर बोलना चाह रहे हैं कि सर कंटूर तो ये होता है, कौन से वाला? ये वाला कंटूर होता है। नहीं नहीं, अगर आप इसे कंटूर बोल रहे हैं तो फिर आप गलत हैं। क्यों गलत है? मैंने पहले कहा, चीजों को माइंड में रखिए। कंटूर और टेरेस दुनिया में सब लोग पढ़ लेते हैं जो बीएससी एजी करते हैं, लेकिन डाउट क्लियर ना कर पाए। क्यों? क्योंकि रट्टा मारा। तो जब कंटूर फार्मिंग की बात करते हैं, कंटूर का मतलब है स्लोप पे कल्टीवेशन करना। भाई स्लोप है, बस यहां पे आप देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ आ रहा है, वो एरिया थोड़ा सा ऊपर है तो यहां पे नीचे है। स्लोप पे आप जब कल्टीवेशन करते हैं तो वो क्या होता है? वो आपका कंटूर फार्मिंग होता है। लेकिन अगर स्लोप ज्यादा हो जाए तो आप उसी स्लोप को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं, बेंच टेरेस बना देते हैं, टेरेस फार्मिंग आप वहां पे कर लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है जहां पे स्लोप को काटा गया है, ब्यूटीफुल सा इमेज आपको दिख रहा है, ये अपने आप में क्या है? दिस इज नोन एज टेरेस फार्मिंग। तो आप टेरेस और कंटूर दोनों समझ गए। आगे दो एक साथ पढ़ाता हूं, ले फार्मिंग और रैंचिंग। ले फार्मिंग और रैंचिंग क्या होता है सर? जब ले फार्मिंग की बात करते हैं, आप शुरू में पढ़ के आए हैं, अगर हम फसलों को लगाते हैं, अकेली ऐसी फसल या फिर कॉम्बिनेशन फसलों का लगाया गया पशुओं को खिलाने के लिए। हो सकता है कि मैंने गेहूं की फसल लगाई अपने लिए बेचने के लिए, साथ में क्या कर दिया? वहां पे चारे की फसल लगा दिया, फिर अकेले चारे की फसल लगाई है। तो फोडर क्रॉप लगाना या फिर फोडर क्रॉप को किसी और आपकी लेग्यूम क्रॉप के साथ या फिर किसी ग्रेन क्रॉप के साथ लगाना, लेकिन फोडर क्रॉप आपने लगाया पशुओं की चराई के लिए, पशुओं की फीडिंग के लिए, तो वो क्या होता है? आपका ले फार्मिंग। जबकि रैंचिंग की बात करता हूं तो रैंचिंग कुछ ऐसा होता है। रैंचिंग में हम क्या करते हैं? देखो आपने यहां पे दिखा, यहां तारबंदी सी दिख रही होगी, दिख रही है ना। तो आपने क्या किया? अपने खेत में एक एरिया दे दिया पशुओं को चरने के लिए कि भाई यहां पे सिर्फ पशु चरेंगे, हम खेती नहीं करेंगे। आप बोलेंगे सर मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसा। ऐसा होता नहीं है। बोले फिर पढ़ा क्यों रहे हैं? ऐसा इंडिया में नहीं होता, बाकी देशों में होता है ना। हाँ, सदर्न यूरोप और चाइना के अंदर भी नहीं होता, बिकॉज उनके पास भी लैंड होल्डिंग छोटी है। लेकिन आप सोचो ना, अगर आपके पास 50 एकड़ जमीन हो तो क्या 50 एकड़ पे आप 1 एकड़ एरिया को अलग से निकाल नहीं सकते जहां पे सिर्फ ग्रासेस, घासों को लगा दो और पशु हमारे वहां चरने जाए? ऐसा आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ, ऐसा किया जा सकता है। तो जब बात करते हैं किसकी, जब बात करते हैं आपके रेंचिंग की, तो रेंचिंग का मतलब जब आपने पशुओं को चरने के लिए अलग से एक चारागाह बना दिया, एक पास्चर लैंड आपने बना दिया, ग्रेजिंग लैंड बना दिया है, वो अलग से ग्रेजिंग लैंड प्लस एनिमल जो है उसे हम क्या बोल देते हैं? इट इज नोन एज रैंचिंग। लास्ट के दो पे चलते हैं, फिर ये वाला पार्ट ओवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लास्ट बोला गया ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जनरली ट्रक फार्मिंग रिप्रेजेंट करता है उस लैंड को जो सिटी के नियर बाय है। अब वहां पे वेजिटेबल्स मेनली या कभी कभी फ्रूट भी ग्रो हो सकते हैं। वेजिटेबल्स को फार्मर उतना प्रेफर नहीं करता। हाँ, लगाते हैं, बहुत सारे लगाते हैं, लेकिन आपको पता है ना, लेग्यूम को या फिर सबसे पहले तो सीरियल्स को, व्हीट और राइस को हर कोई प्रेफर करता है। वो नहीं हो रहा तो लेग्यूम को प्रेफर किया जाएगा, अगर वो नहीं तो फिर कॉटन, शुगर केन को प्रेफर किया जाएगा, वो नहीं तो कोई और कमर्शियल क्रॉप। वेजिटेबल किसी की प्रेफरेंस नहीं होती है। लेकिन अगर आपका फार्म सिचुएटेड है नियर बाय द सिटी तो आप क्या करते हो? आप वहां पे वेजिटेबल लगाते हो, बिकॉज आपको अच्छा खासा रेट सिटी से मिलेगा, प्लस आना जाना, लाना ले जाना आपके लिए इजी है। तो आप ट्रक पे लेके जाओगे इसलिए बोल दीजिए, या फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि जहां पे सिटी के नियर बाय है, वेजिटेबल को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं उस मार्केट में, वो अपने आप में कौन सी फार्मिंग बन जाती है? ट्रक फार्मिंग बन जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर अलग अलग सिस्टम होते हैं, आप पढ़ेंगे उसको, आपको पढ़ाएंगे जब एग्रो फॉरेस्ट्री में आएंगे। तो आपने अलग अलग नाम पढ़े हुए, एग्री सिल्वीकल्चर, एग्री पास्टोरल, एग्री होटी, सिल्वी होटी, ऐसे कुछ अलग अलग वर्ड आपने पढ़े होंगे। तो वो भी अल्टीमेटली है तो फार्मिंग का टाइप ही है ना। एग्री सिल्वी की बात कर लो, एग्री होटी की क्रॉप्स तो वहां पे ग्रो हो रही हैं। आप सिल्वी पास्टोरल बोल दो, क्रॉप तो आएंगे क्योंकि आप ट्री की बात करो या फील्ड क्रॉप की है तो ट्री भी एक क्रॉप का ही पार्ट है ना। तो अलग अलग सिस्टम है, लेकिन वो फॉरेस्ट्री के सिस्टम जो है वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग माने जाते हैं। तो इसलिए मैंने कॉमन सा वर्ड लिखा एग्रो फॉरेस्ट्री। और एक कॉमन सा क्वेश्चन तुमसे पूछ लूंगा जो बहुत आसान है। एक फोटो आप सामने देख पा रहे हैं, सभी को दिख रही है? इसके लिए मुझे इतना सा बता दो कि ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये कौन से टाइप की फार्मिंग है? पहले ऑप्शन देता हूं, फिर चैट के अंदर लिखिएगा। ऑप्शन ये आपका एग्री होटी हो सकता है, ये सिल्वी होटी हो सकता है, ये एग्री सिल्वी हो सकता है, ये सिल्वी पास्टोरल हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है। चैट ऑप्शन खुल चुका है, जल्दी से लिखे। ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये
क्या दिख रहा है? एग्री होटी, एग्री सिल्वी, सिल्वी एग्री, जो भी लिख रहे हैं लिखिए। किसी ने बोला एलए, एलए लिख रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एलए मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। एलए तो बोला ही नहीं मैंने, क्योंकि हम किसके अंदर है? हम एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर है। तो ठीक है, एलए क्रॉपिंग इसे बोलते हैं। ऐसा ही होता है वो कि जब दो पेड़ों के बीच डिस्टेंस होता है, जो गलियारा होता है, जो वाइडर स्पेस होता है, वहां क्रॉप ग्रो करना। लेकिन फिलहाल मैंने एग्रो फॉरेस्ट्री के सिस्टम बोले। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के सिस्टम में आप देख पा रहे हैं मोस्टली लोग 70% लोग एग्री सिल्वी लिख रहे हैं, जो बिल्कुल सही उत्तर है। एग्री का मतलब क्रॉप्स, सिल्वी का मतलब ट्रीज, जो फॉरेस्ट ट्रीज है। एग्री होटी आप बोलते अगर वहां पे हॉर्टिकल्चर ट्रीज होते, लेकिन ये फॉरेस्ट्री या फिर नॉर्मल ट्री दिख रहा है तो आप इसे एग्री सिल्वी के नाम से बोलेंगे। अगर आप नहीं जानते एग्री सिल्वी क्या होता है तो फिर वेट कीजिए, जब हमारी टर्न आएगी हम उस टाइम पे पढ़ेंगे फॉरेस्ट्री के अंदर कि किसे एग्री सिल्वी कहा जाता है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, बिकॉज मैं वो पढ़ाऊंगा जो पढ़ाने वाला पार्ट है, जो याद करने वाला पार्ट है वो तो आप भी कर लेंगे। तो रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो यहां पे प्रोटीन रेवोल्यूशन जो है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस रेवोल्यूशन है, जिसमें हायर प्रोडक्शन की बात करेगी। बोलेगा ऐसा टेक्नोलॉजी हम लेके आएंगे जो ड्राइव करेगा सेकेंड रेवोल्यूशन को, दूसरी हरित क्रांति हम लेके आएंगे। येलो रेवोल्यूशन, ब्लैक ब्लू ब्राउन आपने पहले से पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ लीजिए। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसको? गोल्डन फाइबर को और गोल्डन रेवोल्यूशन को। अगर मैं देखूं पिछले 4 साल को, 2017 से 2021 के पेपर को देखूं ना, तो एसएससी से लेके, एसएससी जानते हैं ना, एसएससी आपका यार जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एसएससी का पेपर था 2017 में, जिसका रिजल्ट रिसेंटली आया, उसके अंदर गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन को पूछा गया था। उसके बाद अगर मैं एसएससी नाबार्ड पूछूं, नाबार्ड ने भी इसे एक बार रिपीट किया है, इसे ही सेम रिपीट किया आपके एएफओ ने। इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस है। व्हाई? बिकॉज ये कंफ्यूजिंग है। एक गोल्डन फाइबर है तो दूसरा गोल्डन है, तो गोल्डन फाइबर वर्ड जब लग जाएगा तो ध्यान रखिए गोल्डन कलर का जो फाइबर होता है वो किसका होता है? जूट का होता है। जबकि सिल्वर कलर का बोलेंगे तो वो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किसका होता है? आपके कॉटन का होता है। तो गोल्डन फाइबर बोला गया तो जूट है, सिल्वर फाइबर बोला गया तो कॉटन है। जबकि गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये फूड प्रोडक्शन के लिए या फिर हॉर्टिकल्चर के लिए है। कभी कभी इसको हनी प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। आप बोलेंगे सर कभी कभी क्यों? क्योंकि हनी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास एक दूसरी रेवोल्यूशन है जो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन हाल फिलहाल इसको भी देख लो। ये बोला गया सिल्वर रेवोल्यूशन। जो सिल्वर है वो एग या फिर पोल्ट्री प्रोडक्शन से है, लेकिन सिल्वर फाइबर जो है वो किससे है? कॉटन से है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी रिसेंटली आई है जो ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करती है, बाकी सारी बहुत पुरानी है, इनके बारे में आप सारे लोग जानते हो। मैंने आपको बोला कि हनी के लिए क्या है? हनी के लिए हमारे पास एक अलग से रेवोल्यूशन है, उसके बारे में जितने लोग जानते हैं जरा सा हाथ खड़ा करें, क्योंकि आंसर तो बहुत आसान है, लेकिन देखते हैं कितने लोगों को पता है कि कौन सी रेवोल्यूशन है जो जुड़ी हुई है हनी प्रोडक्शन से। हनी का मतलब मधु, मधु का मतलब शहद है ना, शहद के उत्पादन से। अगर आपको नहीं पता तो जरा सा शहद खा लीजिए। आप बोले घर पे है ही नहीं, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं कि खाना है, अभी टेस्ट करना है। सपनों की दुनिया सबसे बड़ी दुनिया होती है, वरना दुनिया बहुत छोटी है। सपनों के अंदर पता नहीं कब अंतरिक्ष के अंदर पहुंच जाओ, जो कि पहुंचने के लिए बहुत कुछ लगता है ना। ओके, तो जब बात करते हैं मधु की, मैंने कहा टेस्ट कर लो। सपनों के अंदर आपने टेस्ट किया होगा शहद को, तो तुम्हें टेस्ट कैसा आ रहा था? पहले रेवोल्यूशन नहीं बताइए, मुझे टेस्ट बताइए। क्या आपने टेस्ट किया उसको? कैसा टेस्ट आया आपको? सर मीठा, स्वीट। सच में टेस्ट आया? झूठ बोल रही है? सच्ची में। सच्ची में आया तो झूठ बोले। टेस्ट तो मेरे को तो नहीं आया, इमेजिन किया मैंने तो। इमेजिन करने पे तो आता है सर, आप ही कहते हैं इमेजिन करोगे तभी दिखेगा। हाँ बिल्कुल, आप ठीक बोल रही हैं। तो रेवोल्यूशन कौन सी है फिर? स्वीट रिवोल्यूशन। ऑफ कोर्स आप ठीक बोल रही हैं भाई। मधु, शहद की बात करेंगे तो शहद खाने में मीठा होता है, स्वीट होता है, और उसके साथ जुड़ी हुई जो रेवोल्यूशन है ये कौन सी है? इट इज स्वीट रेवोल्यूशन, राइट। स्वीट रेवोल्यूशन हनी के साथ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया की। क्रॉपिंग सीजन की बात करेंगे तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर मैंने बोला बरसीम और बोला टोबैको, या फिर मैंने बोला पोटैटो, तो आपको बरसीम, टोबैको, पोटैटो के अंदर समझना पड़ेगा कौन कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर मैं व्हीट, राइस, शुगर केन इनकी बात कर रहा हूं तो मतलब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर माइनर में आ जाऊंगा, मैं फोडर क्रॉप की बात करूंगा, फोडर अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि इंपॉर्टेंट तो वो भी है। पशुओं को चारा नहीं मिले तो कहां से काम चलेगा। लेकिन खुद सोचो ना कि 2 ऑप्शन दिए जाए, या तो पशुओं के लिए चारा या इंसानों के लिए चारा, मतलब व्हीट एंड राइस, तो क्या प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स व्हीट एंड राइस। पशु मरता है तो मर जाए, हम खुद थोड़ी मरेंगे।
समझते हैं ना, ह्यूमन सबसे सेल्फिश है इस दुनिया पे, अपना देखता है बाद में किसी और का देखता है। आप सब और मैं ऐसे ही है ना, आपको भी पता है मैं पढ़ा रहा हूं तो किसी ना किसी मोटिव के लिए, और आप भी पढ़ रहे हैं तो परोपकार के लिए नहीं, किसी मोटिव के लिए, है ना। तो हम हाँ सेल्फिश है, ऐसा ही कुछ है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा था बिकॉज आप जब क्रॉप्स को पढ़ेंगे ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी मेजर क्रॉप है और कौन सी माइनर है। मेजर है तो बहुत अच्छे से पढ़िए, पेपर में आ सकती है, माइनर है तो थोड़ा कम पढ़िए, पेपर में आने के चांस कम है। लेकिन अगर चर्चा में चल रही है तो फिर आने के चांस बहुत है। जैसे चर्चा में आजकल क्या चल रहा है, अगर आप चर्चा की बात करेंगे तो राइस हमेशा से चर्चा में रहा है पिछले 5 सालों में, लेकिन अभी 2-3 साल में राइस काफी चर्चा में आ गया है क्योंकि पानी ज्यादा यूज कर रहा है। मिलेट्स भी साथ साथ चर्चा में चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि मिलेट जो पानी कम लेती है, राइस पानी ज्यादा लेता है, तो मिलेट्स और राइस की बड़ी चर्चा है सर, है ना। ये तो आजकल भाई साहब बड़े चर्चे चल कोई हो गए। जैसे आपने देखा इंडिया के अंदर भी बहुत कुछ है आजकल, इन दिनों बाबा रामदेव जी बहुत चर्चा में चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया, फिर वापस ले लिया, तो अल्टीमेटली अब सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, कुछ उनके अगेंस्ट और कुछ उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो भी है अल्टीमेटली चर्चा में जो है उससे क्वेश्चन आ जाता है। तो राइस और मिलेट्स वो चर्चा में है। तो पढ़ते टाइम ये ध्यान रखिए कि क्रॉपिंग सीजन कौन सा चल रहा है जिसके बाद आपका पेपर आने वाला है, या फिर क्रॉपिंग सीजन में इंपॉर्टेंट सीजन कौन सा है। चलो मैंने इंपॉर्टेंट सीजन की बात करी है तो मैं इंपॉर्टेंट सीजन की ही बात कर लेता हूं, मतलब इंडिया की बात करूंगा। तो इंडिया में कितने इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सीजन है, जरा इशारा करके मुझे बताइए। 1 2 3 4 या फिर 5? 5 तो खैर नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 का इशारा मुझे कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट सीजन की बात करूंगा तो इंडिया में इंपॉर्टेंट सीजन कितने हैं? सोच के बोलिए। ये जो मैं इन्होंने पहले 4 का इशारा किया था, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 कर दिया। मैं आपका नाम क्या है? सर सुष्मिता। पहले हमने 4 किया था, सर वो 4 हमने कर दिया था, ट्रॉपिकल वाले माइंड पे आ गया था। तो फिर 3 क्यों किया? ट्रॉपिकल सब फिर सर 3 किया, रबी खरीफ और जायद के उस पे। फिर 2 क्यों फिर किया? सर याद है कि सर 2 ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि सर 2 ही पे ज्यादातर कल्टीवेशन करते हैं। वेरी गुड, मतलब गलत ट्रैक पे चल चल के सही ट्रैक पे आ गई है ना। यस सर। तो अच्छी बात है भाई। हाथ नीचे कर लें। थैंक यू सो मच जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर जो यहाँ पे आएगा इट विल बी 2। आप बोलेंगे सर 3 आना चाहिए। नहीं, मैंने सीजन नहीं पूछे, मैंने इंपॉर्टेंट सीजन बोले। अगर टोटल सीजन बोलेंगे तो 3 आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट या फिर मेजर या फिर मेन सीजन बोलेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि खरीफ, रबी और जायद, इन 3 सीजन में से इंपॉर्टेंट जो सीजन होते हैं वो 2 ही होते हैं, खरीफ या फिर आपका जायद, सॉरी रबी, है ना। जब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की, अगर आप ना माने तो एक काम कीजिए, अपने माइंड में इस टाइम पे कोई भी इंपॉर्टेंट क्रॉप को इमेजिन कीजिए, करिए जरा, कोई भी जो आपका मन करे, कोई भी एक। अब देख लो, ये तुम इमेजिन कर रहे हो ना, या तो ये खरीफ है या फिर रबी है, जायद ये बिल्कुल नहीं है। हुआ सभी के साथ क्या नहीं हुआ? देखा, ऐसे ही मैजिकल तरीके से बच्चे सब बातें जानते हैं, बस अपने से पूछते नहीं है। अब पता चल गया ना कि जायद जो है वो तो ऐसे ही है, और ऐसा ही है। क्वेश्चन भी आएगा ना तो 99% केसेस में क्वेश्चन आएगा खरीफ और रबी से। हाँ, किस्मत खराब रही तो जायद से भी आ सकता है, वरना नहीं आता, क्योंकि जायद में कुछ होता ही नहीं जल्दी से। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं बस। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्रॉपिंग सीजन को। क्रॉपिंग सीजन में बोला गया, क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, द एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर इन इंडिया इज फ्रॉम जुलाई टू जून। इसको पल्ले बांध लेना, बिकॉज अभी मैं सुष्मिता से बात कर रहा था, सुष्मिता ने मुझे बोला रबी, खरीफ और जायद, ये सीक्वेंस खराब हो गया, क्योंकि रबी के बाद तो जायद आना चाहिए। तो आप सीक्वेंस में ये बोल सकती थी कि आपका रबी आ गया, फिर जायद आ गया, फिर खरीफ आ गया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जायद आया, फिर आपका क्या आया, खरीफ आया, फिर आपका रबी आ गया, या फिर आप कह सकते हैं खरीफ आया, रबी आया, या फिर जायद आया। और ये जैसे ही आ गया तो फिर मेरी आदत है, मैं क्वेश्चन बच्चों से पूछता रहता हूं ताकि बच्चे मेरे साथ जुड़े रहे। अब मुझे फिर से इशारा कर दो, कौन से वाले को आप प्रेफर करोगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, किसको प्रेफर करना चाहिए? समझदारी से बोलना, बिकॉज पहली लाइन में ही कुछ लिखा गया है। ओके, सब समझदार लोग हैं यार, है ना, एक्टिव है तो समझदार है। प्लीज हाथ नीचे करिए। आप सारे लोग सही बोल रहे हैं। आपने बोला सर पहले 2 हटा दीजिए, तीसरा ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे सीखा कि एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर जो है वो इंडिया में 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है, क्योंकि मॉनसून की स्टार्टिंग भी जून जुलाई में होती है। तो जुलाई में इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है एग्रीकल्चर ईयर की, और जून में ये एंड होता है। जैसे हमारा वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, वैसे ये 1 जुलाई से 30 जून तक होता है।
तो जुलाई की जब बात करेंगे तो जुलाई में क्या रबी सीजन होता है? बिल्कुल नहीं, तो फिर ये तो नहीं आ सकता है ना। और अगर बात करें किसकी, जुलाई की, तो जुलाई में क्या जायद सीजन होता है? बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी नहीं आ सकता। तो जुलाई में क्या होता है भैया? जून जुलाई के अंदर सोइंग या फिर ट्रांसप्लांटिंग होती है किसकी? खरीफ की। तो ये खरीफ जो है ये क्या है? ये आपका जो खरीफ है ये स्टार्ट होता है, इसलिए हमने स्टार्टिंग खरीफ से करी। तो खरीफ, रबी और जायद आप बोलिए, बिकॉज खरीफ बोलेंगे तो आप साल के स्टार्टिंग से चल रहे हैं, तो सीक्वेंस सही फॉलो किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोला गया द इंडियन क्रॉपिंग सीजन is classified into two main season, खरीफ एंड रबी, बेस्ड ऑन द मॉनसून। हाँ ऐसा ही है। अगर आप साउथ वेस्ट मॉनसून की बात करेंगे तो उस टाइम पे खरीफ सीजन होता है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बात करेंगे उस टाइम पे रबी सीजन होता है। साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया का मेजर मॉनसून है, बिकॉज वो लगभग भारत को कितनी 70 से 75% बारिश देके जाता है। तो अगर आप ये बोलो कि 70 से 75% काम आपने कर लिया है तो समझ आइए कि मेजर काम तो आपका हो गया। तो ऐसे ही 70 to 75% बारिश कौन दे रहा है? साउथ वेस्ट मॉनसून। और जब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट जो मॉनसून है वो कहां? वो तमिलनाडु और जो आपके उत्तरी पूर्वी राज्य है, उत्तरी पूर्वी, नॉर्थ ईस्टर्न, हाँ नॉर्थ ईस्टर्न होगा, जो ईस्टर्न इंडिया है वो वाला पार्ट, और जो आपका तमिलनाडु है उनको बारिश देता है। पूरे राज्यों में ये नहीं आता, लेकिन वो आता कब है? रबी वाले टाइम पे आता है। तो बेस्ड ऑन मॉनसून हमने दो बोला, लेकिन दो कौन से बोले? मेन, टोटल नहीं बोले। टोटल बोलोगे तो फिर 3 सीजन है, मेन बोलोगे तो फिर हमारे पास 2 सीजन है। द टर्म खरीफ एंड रबी जो है वो ओरिजिनेट होती है कहां से? अरेबिक लैंग्वेज से, जहां पे खरीफ का मतलब ऑटम है, ऑटमन नहीं होता, ये ऑटम होता है, एंड रबी का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग सीजन होता है। बात करते हैं खरीफ सीजन इन इंडिया की। खरीफ सीजन इंडिया की बात करेंगे तो अब सारे लोग जानते हैं खरीफ का मतलब ऑटम है। खरीफ की जब बात करेंगे तो खरीफ स्टार्ट होता है कब से? ऑफ कोर्स हमारे साउथ वेस्ट मॉनसून के साथ। ये साउथ वेस्ट मॉनसून कब आता है भाई? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब आता है? साउथ वेस्ट मानसून जो आता है वो नीचे से जब उठता है तो केरला को सबसे पहले बारिश देता है। केरला, जिसे आप केरल कहते हैं, 1 से 3 जून के आसपास केरल में आ जाता है। जबकि जो उत्तरी भारत के राज्य है जैसे हरियाणा, पंजाब हुआ, यहां पे 25 जून के आसपास, 25 से 5 जुलाई के बीच बीच में क्या होती है? स्टार्टिंग होती है। तो जून और जुलाई जो मॉनसून पीरियड है, और जून और जुलाई ही क्या होता है? सोइंग पीरियड होता है किसका? आपकी खरीफ क्रॉप का। तो इसने बोला ओवरऑल जो टाइम है वो जून जुलाई से लेके कब तक है? वो आपका अक्टूबर तक है, क्योंकि जून जुलाई के अंदर क्या होती है? सोइंग होती है, और अक्टूबर नवंबर के अंदर जाके हार्वेस्टिंग होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं। क्यों सर, गलत क्यों बोल रहे हो? अक्टूबर नवंबर पे हाँ मत कीजिए सर। जून जुलाई में सोइंग होती है और सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है, ना कि अक्टूबर नवंबर में। समझ पाए ना बात को? खरीफ की हार्वेस्टिंग होती है सितंबर अक्टूबर में, और अगली रबी की सोइंग हो जाती है अक्टूबर नवंबर में। समझ पाए? चलो आगे मूव करते हैं। ओवरऑल टाइम की हमने बात कर ली, हार्वेस्टिंग की बात कर ले। आपको बता ही दिया कि हार्वेस्टिंग जो है वो अक्टूबर नवंबर नहीं, वो सितंबर टू अक्टूबर में होती है। साउथ वेस्ट मॉनसून यहां पे आता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? मॉनसून क्रॉप बोलते हैं। इन फसलों को पानी ज्यादा चाहिए। ज्यादा पानी क्यों चाहिए? क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है? विंड वेलोसिटी हाई होती है। विंड वेलोसिटी हाई क्यों होती है भाई? देखो आंधियां, तूफान जो भी आते हैं ये कब आते हैं? खरीफ में कि रबी में? रबी में बहुत शांत सा माहौल होता है। खरीफ के अंदर अक्सर ऐसा हो जाता है। आप देखिए ना, अभी कल परसों की बात ही है, हमारे यहाँ पे, मैं पंजाब के अंदर हूँ प्रेजेंटली, बहुत तेज हवा चली यार, है ना। रात के 10 साढ़े 10 का टाइम था। सडनली, क्योंकि घर तो बंद होता है, घरों में अंदर तो पता नहीं चलता, बट आई नोटिस फ्रॉम विंडो कि लोग अपनी गाड़ियों को हटा रहे हैं। मैं बोलूं ये क्या हो गया? फिर जब नोटिस किया तो पेड़ों के नीचे से गाड़ियों को हटाया जा रहा था। वाई? बिकॉज पेड़ अगर ऊपर गिर कर गाड़ी का नुकसान कर देगा। अब सोचो इतनी तेज हवा जो पेड़ को गिरा दे, विंड वेलोसिटी हाई है ना। अब आप बोलेंगे सर हाई विंड वेलोसिटी का रिलेशन जो है पानी से कैसे है? पानी रिक्वायरमेंट से, वाटर की रिक्वायरमेंट से कैसे है? देखो आपको ही पता है, जब आपको गर्मी लगती है तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग फैन ऑन करते हैं। अगर ज्यादा गर्मी है तो कूलर से काम चलाते हैं, बिकॉज वो थोड़ी तेज हवा फेंकता है। अगर आप बड़े लोग हैं, लग्जरी कंजप्शन करते हैं, फिर आप एसी ऑन करते होंगे। एसी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, बट मैं फैन और कूलर पे रहूंगा क्योंकि आप उससे समझ जाओगे। जब आपको स्वेटिंग हो रही है, जब पसीना आ रहा है, तो आप क्या करते हो? फैन ऑन करते हो। सडनली अब तो है ही नहीं, कहां चला गया? क्योंकि चलती हुई जो हवा होती है, पंखा जो हवा फेंक रहा है, जो गोल गोल घूम रही है, वो हवा क्या कर लेती है? उस पसीने को, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। कर लेती है कि नहीं? करती है। तो ऐसे ही चलती हुई हवा पौधों की जो पत्तियां होती है, प्लांट की जो लीव्स होती है, उनके ऊपर ट्रांसपीरेशन जब हो रहा है, पानी जो बाहर आ रहा है, तो ट्रांसपीरेशन जब हो रहा है तो उस पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है।
ट्रांसपीरेशन होता रहेगा, पानी अब्सॉर्ब करें। खुद समझो, अगर एक हवा चल रही है, कहां एक हवा चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी हवा चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ऑब्वियसली बात है यार कि 20 वाली जो हवा है वो ज्यादा पानी लेके जाएगी, 10 वाली कम लेके जाएगी। तो विंड वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे क्या होता जाएगा, आपकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। विंड वेलोसिटी, सेकंड टेम्परेचर की बात कर लो, खरीफ के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बिकॉज टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, राइट। उसके अलावा RH, RH का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब RH की बात करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जब बात करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, RH वाले केस में भी अगर आप बात करेंगे RH की, वो जब ऊपर नीचे होता है तो उससे भी क्या होता है, फसलों की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कम ज्यादा होती है। RH आपको पढ़ाएंगे अगर एग्रोमेट का लेक्चर होगा तो। हाल फिलहाल आगे मूव करते हैं, खरीफ की फसलों की बात करते हैं, तो ये आपको पढ़ने के साथ साथ अपनी नोटबुक के ऊपर नोट भी कर लेनी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू के दौरान ना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बच्चे फंस जाते हैं। और उन सिंपल क्वेश्चन में से ना ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि 5 खरीफ की फसलों के नाम बता दो। अब 2 या 3 पूछे जाए तो बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, बट 5 की बात करी जाए, 5 के अंदर फंस जाते हैं बड़े बड़े लोग। आप भी देख लो, अगर मैं इसको बंद कर दूं इस टाइम पे सामने से, आप एक बार अपने माइंड में बोल के देखिए, 5 फसलें आपको माइंड में आ रही है क्या? 3 तो आ रही है पक्का, लेकिन 5 तक नहीं जा पा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अक्सर पूछ लिया जाता है, प्लीज नोट कर ले या फिर रीडिंग ले लेगा। राइस, सोरघम, मेज, टी, रबर, कॉफी, ग्वार, सिसम, समसीरल, अरहर दाल, पल, मिलेट, सोयाबीन, कॉटन, ऑयल सीड एटसेट्रा। किसी में डाउट हो कि सर ये तो खरीफ में नहीं रबी में भी होता है, तो रबी में भी होता है का मतलब मेजर वो फिर खरीफ में है ना। जैसे अब राइस की बात करिए तो राइस खरीफ और रबी दोनों में होता है बहुत सारे एरियाज में, लेकिन राइस को हमेशा खरीफ लिखा जाएगा बिकॉज मेजर तो वो खरीफ ही है ना। पढ़ सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ की हमने बात कर ली है, खरीफ के नेक्स्ट चलते हैं कहां पे, रबी पे। अभी हमने सीखा था कि एग्रीकल्चर ईयर हमारा जब स्टार्ट होता है, तो एग्रीकल्चर ईयर जब स्टार्ट होगा तो उसके बाद क्या होगा, एग्रीकल्चर ईयर जुलाई से स्टार्ट होगा। जून जुलाई के अंदर मॉनसून कौन सा आता है, जून जुलाई के अंदर मॉनसून आता है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून। तो जून जुलाई में सोइंग करके, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग करके, अक्टूबर नवंबर के अंदर हम सोइंग कर देते हैं रबी की। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, तुम्हें डाउट्स आने चाहिए फिर कि सर ये क्या बात हुई यार, आपने बोला सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग करेंगे, अक्टूबर नवंबर में हम सोइंग कर देंगे, ऐसा कैसे? बीच में थोड़ा टाइम तो दो फार्मर को, खेत को तैयार करना है, टिलेज करनी है, वहां बहुत कुछ करना है, सर टाइम इन दे रहे हो। यस ऑफ कोर्स, आप ठीक डाउट कर रहे हैं, टाइम मैं नहीं दे रहा हूं, इसमें फार्मर्स को टाइम ही नहीं मिलता है, और टाइम ना मिलना ही रीजन है केजरीवाल जी की परेशानी का और फार्मर्स के लिए उस क्रॉप रेजिड्यू को जलाने का। पंजाब में जब पराली बर्निंग किया जाता है, पराली जानते हैं आप लोग, पराली में बताता हूं क्या होता है। पराली आप कहते होंगे हिंदी माध्यम वाले छात्र, हमारी टोन में थोड़ी पंजाबी घुस जाती है, तो फिर पराली और पानी हमारा पानी बन जाता है, बट चलो आप समझते हैं। जब बात करते हैं कि इसकी आपके राइस की, राइस आपको पता है इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है सर। राइस की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, पंजाब ये बहुत आगे है। ऐसा क्यों? बिकॉज राइस का प्रोडक्शन ज्यादा कहां पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर। प्रोडक्टिविटी कहां पे है, आपकी पंजाब के अंदर। और बासमती राइस के एक्सपोर्ट की बात करो ना, एक छोटा सा राज्य और बहुत आगे निकल गया, हरियाणा बासमती राइस का बहुत एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट में इस टाइम पे नंबर 1 चल रहा था। लेकिन वहां के स्टेट ने एक नई स्कीम चलाई है जहां पे वो कल्टीवेशन को बैन करना चाहते हैं, बट बैन करने के बजाय वो सजेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स को कि राइस ग्रो मत करो। उस स्कीम का नाम आप लोग जानते होंगे, मेरा पानी मेरी विरासत के नाम से एक स्कीम जो हरियाणा राज्य सरकार चला रही है। क्या करने के लिए? किसानों को जागरूकता लाने के लिए कि पानी हमें विरासत के अंदर मिला है, ऐसे ही पैडी ग्रो करके इसे खत्म मत कीजिए। तो रबी की जब बात करते हैं, रबी से जब हम खरीफ के अंदर जाते हैं, तो रबी से खरीफ में जाते टाइम क्या होता है, फार्मर्स के पास ज्यादा टाइम नहीं बचता, इसीलिए वो उस पैडी के रेजिड्यू को मैनेज करने की बजाय उसे जलाना ठीक समझते हैं, बिकॉज जलते ही वो रातों रात खत्म हो जाएगा। मैनेजमेंट करने में तो 5, 7, 10 दिन भी लग सकते हैं। तो इसीलिए वो पराली बर्निंग होता है और उधर धुआं पंजाब से दिल्ली जब पहुंचता है तो दिल्ली के अंदर ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है, पोल्यूशन को बहुत हाई लेवल पे ले जाता है, फिर केजरीवाल जी बहुत परेशान हो रहे होते हैं,
है ना। आप भी समझते हैं गलत अपनी जगह पे फार्मर भी नहीं है, गलत अपनी जगह पे वो भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि कोई व्यवस्था नहीं है किसानों के पास, चाहे वो सरकारों की तरफ से कहिए चाहे वो फार्मर्स की खुद की साइड से कहिए, लेकिन अल्टीमेटली मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जलाना पड़ता है, जैसे हमारा एनवायरमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट जो है वो पोल्यूट हो रहा है। सेम टाइम पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो जंगलों को जब जलाते हैं तो जंगल जा रहे हैं और पोल्यूशन फैल रहा है, उससे बहुत नुकसान होता है, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। मैंने जंगलों की बात करी तो मैं आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ा चुका हूं, बट एक क्वेश्चन मेरे माइंड से स्किप हो गया जो अब मेरे माइंड में आ गया, वो मैं आपसे पूछ लेता हूं, फिर मैं रबी पे चलता हूं। क्योंकि मैंने यहां रबी बोला कि फार्मर के पास सॉल्यूशन नहीं है, तो उनके पास सॉल्यूशन तो ये है कि या तो वो अपने लेवल पे कुछ ऐसी मशीन्स बना ले जिससे मैनेजमेंट किया जा सके, अगर किसान नहीं बना पा रहे तो गवर्नमेंट उनको दे दे जिससे क्या हो सके, मैनेजमेंट हो सके। अब गवर्नमेंट के पास भी उतनी फैसिलिटीज नहीं है, ना वो दे रही है, होंगी तो वो दे नहीं रही होगी, और किसानों के पास भी उतना नहीं है, तो इसी बीच में चक्कर चल रहा है। तो किसान क्या करे, जलाएगा वो, है ना। इवन चालान काटे जा रहे हैं किसानों के, तब भी वो जला दे रहा है कि काट लो चालान, मेरे पास कुछ है नहीं। अगर बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, वापस आऊंगा रबी पे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाबार्ड 2018 ने इस क्वेश्चन का अच्छा खासा जिक्र किया था। जब बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, शिफ्टिंग का मतलब पेड़ों को जलाना, मैंने बोला उससे एनवायरमेंट पोल्यूट होता है, तो अगर पहले तो ये बताओ कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है जंगलों के अंदर, क्या ये अलाउड है क्या? अगर है तो हाथ नीचे रखिए, अगर अलाउड नहीं है तो अपना हाथ खड़ा कीजिए कि नहीं सर जंगलों के अंदर अलाउड नहीं है, ये तो इलीगल है। हाथ नीचे अगर ये लीगल है, और हाथ ऊपर अगर ये इलीगल है, अगर ये अलाउड नहीं है। बिकॉज जंगलों में रहते हैं तो पेड़ों को जलाएंगे और खेती करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आंसर कीजिए, ये लोग ये बोल रहे हैं कि सर ये तो अलाउड है, लीगल है, ऐसा ही बोल रहे हैं ना। आपका नाम क्या है सर? सर अभिषेक तिवारी। क्या बोला? अभिषेक तिवारी। अभिषेक जी, क्या ये अलाउड है? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है ना। आपको नहीं लगता इससे नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट को इसे बैन कर देना चाहिए? सर ऐसा तो है, लेकिन सर गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है सर। तो गवर्नमेंट ने क्यों अलाउ किया? गलत काम क्यों अलाउ कर रही है गवर्नमेंट? नहीं तो गवर्नमेंट ने सर ऐसा अलाउ किया हुआ है कि सर इसको जो पेड़ों के बीच में जो खाली जगह रहती है जंगलों में, हाँ। वहां पे ये लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं बिना पेड़ों को हानि जलाने की पहुंचाए। बात चल रही है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन चल रहा है। अभिषेक तिवारी जी क्या सही कह रहे हैं? अगर आप इनके साथ एग्री हैं तो यस लिखिए, नहीं तो आप नो लिखिए। अभिषेक जी ये देखिए बच्चे क्या लिख रहे हैं आपके लिए। सर पहला तो यस आ गया। पहला तो यस कर गया, लेकिन अब गड़बड़ हो गया। देखिए, क्या आप कभी इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट खड़ा होना चाहते हैं? सर अभी फिलहाल तो नहीं। फिलहाल आप मत होइएगा सर, जनता आपको सपोर्ट नहीं करती है। देखिए जनता आपके अगेंस्ट चल रही है ना। मजाक कर रहा हूं सर, आपको ये फ्यूचर टारगेट है तो आप कीजिए। बट हाँ ये बता दूं मैं आपको कि जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है दैट इज कंप्लीटली बैंड। ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है। सरकार बोलते हैं कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे अगर तुम ऐसा करोगे तो। लेकिन जंगलों के अंदर उतनी व्यवस्था नहीं है, वहां पे जंगल राज है ना। अपने यहाँ पे पुलिस राज है। अगर तुम निकल जाओगे बाहर तो तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे बांस के डंडे मारे जा सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है। लेकिन वहां जंगल है भैया, वहां कोई नहीं रोक पाता, चलता है वहां पे, लेकिन इलीगल है। चलो अगर लीगल टर्म्स में बोल दिया जाए कि इलीगल है सर, तो सोल्यूशन क्या है? फिर उसमें क्या करें हम अगर वो इलीगल है तो उसके लिए आपके पास एक और सोल्यूशन है। क्या कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना करके वहां पे कुछ और कर सकते हो। चैट ऑप्शन फिर से खोला, फटाफट से नाम लिख दो, ये कौन सा सिस्टम है, कौन सी कल्टीवेशन है जो आप कर सकते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अवॉइड करके। किसी ने एलए लिखा है तो वो गलत आंसर है, एलए नहीं। यहां पे जो सिस्टम का नाम आएगा, बिकॉज एलए इज अ टाइप ऑफ क्रॉपिंग, एक सिस्टम नहीं है यार, है ना। इसे सिस्टम मिल जाता क्रॉपिंग के सिस्टम में आएगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जगह पे ऑल्टरनेटिव, तो ये टोंग्या है जी। टोंग्या बहुत साल पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है इंडिया के अंदर। जैसे कि अभिषेक तिवारी जी कह रहे थे अलाउ किया हुआ है, तिवारी जी बहुत पहले से बैन किया हुआ है ना। सो टोंग्या, TAUNGYA, टोंग्या सिस्टम ये कहता है कि आप क्या करो, जंगलों में खेती तो कर लो लेकिन जंगलों को जलाओ नहीं। बिना जलाए वहां पे अगर आप खेती कर ले रहे हैं तो वो जो आपका सिस्टम ऑफ फार्मिंग है उससे क्या बोलेंगे, टोंग्या सिस्टम बोला जाएगा। चलो शिफ्टिंग से बाहर आते हैं, टोंग्या से बाहर आते हैं।
रबी की बात करते हैं। रबी वाले केस में सोइंग जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, अक्टूबर से नवंबर में होती है। हार्वेस्टिंग इसकी मार्च टू अप्रैल में होती है, लेकिन आजकल शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी फेब में भी हार्वेस्ट होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए फरवरी से अप्रैल लिखिए हार्वेस्टिंग के टाइम को। ये सर्दियों में होती है और इनको पानी कम चाहिए। अब पानी ज्यादा चाहने के रीजन मैंने आपको बता दिए थे, तो सेम यहाँ पे उन्हें कम कर दो, बिकॉज विंड वेलोसिटी कम हो गई, टेम्परेचर कम हो गया, आर स्टेबल हो गया, तो वो सारी चीजें वहां ज्यादा और अनस्टेबल थी तो ज्यादा पानी चाहिए, यहाँ पे स्टेबल है तो यहाँ पे इनको कम चाहिए, और कोल्ड वेदर चाहिए, और साथ साथ पानी की बात मैंने आपको बता दी। फिर बोला एग्जांपल्स, एग्जांपल में कहता व्हीट, ओट, बार्ले, पल्सेस, सीरियल, ऑयल सीड, लिनसीड एटसेट्रा। लेकिन आप देखो ना, एग्जांपल यहां कम है, खरीफ के अंदर ज्यादा थे। तो पहले तो आपने मुझे बताया कि इंडिया में 3 सीजन है, मेन सीजन बोला तो आपने 1 हटा लिया, बोला 2 सीजन है। 2 में भी अगर मेजर बोलूंगा ना कि खरीफ और रबी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो रबी को हटाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खरीफ। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनके पास पानी है वो खरीफ में कल्टीवेशन करते हैं, जिनके पास पानी नहीं है वो भी साउथ वेस्ट मॉनसून से खरीफ में कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन जिनके पास पानी नहीं है वो रबी में नहीं कर पाते। तो रबी उतना बड़ा एरिया नहीं ले पाता जितना खरीफ लेके जाता है। तो मेजर हमारे पास 2 सीजन है, उन मेजर में भी खरीफ जो है वो सबसे बड़ा मेजर है। अब जायद की बात कर लेते हैं। जायद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जायद जो है वो हम क्या करते हैं, जब हम रबी की हार्वेस्टिंग करते हैं और खरीफ की सोइंग करते हैं, तो उसके बीच का जो टाइम है वो जायद होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्च से जून के बीच सोइंग करते हैं। इन्हें वार्म एंड ड्राई वेदर चाहिए, बिकॉज जून तक तो क्या होता है, ड्राई होता है, बाद में बारिश आना शुरू होती है। सो रिक्वायर वार्म एंड ड्राई वेदर फॉर ग्रोथ एंड लॉन्गर डे लेंथ। किसके लिए चाहिए होती है इनको? फ्लावरिंग के लिए चाहिए। एग्जांपल में कहता है सीजनल फ्रूट्स, और क्या आ जाएंगे, आपके वेजिटेबल्स आ जाएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया की। कौन कौन सी हमारे पास मेजर क्रॉप्स हैं? तो मेजर क्रॉप्स में हॉर्टिकल्चर के अंदर आप लोग जानते हैं ओलैरिकल्चर और आप फ्रूट साइंस या फिर पोमोलॉजी पढ़ के आते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात की जाती है। फूड क्रॉप की बात करें जिसे आप खाते हैं, जैसे कि राइस हुआ, व्हीट हुआ, मेज हुआ, और ये इंपॉर्टेंट हुआ जो मिलेट्स है। मिलेट्स हमारा न्यूट्री सीरियल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिलेट्स के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। प्लस मिलेट्स को फ्यूचर सीरियल भी कहा जाता है। क्यों? मिलेट्स को पानी कम चाहिए, आने वाले टाइम में हमारे पास पानी कम है। प्लांटेशन क्रॉप की बात करते हैं। प्लांटेशन क्रॉप की वो क्रॉप होती है जो पेरेनियल होती है नेचर में और बड़े एरिया पे ग्रो की जाती है। जैसे असम की बात करें तो असम में जहां पे टी की प्लांटेशन लगाई जाती है, टी के प्लांट लगाए जाते हैं, तो एक बड़ा एरिया, पूरा पहाड़ है, वहां पे टी ही लगाया जा रहा है। तो ऐसे ही प्लांटेशन अपने आप में पेरेनियल और क्या ज्यादा एरिया कवर करती है, जैसे कि आपका रबर, कॉफी, कोकोनट या फिर टी हुआ। कैश क्रॉप की बात करेंगे तो कैश क्रॉप में कहता स्पाइसेस, टोबैको, कॉटन और आपका क्या आ जाएगा, ऑयल सीड। तो स्पाइसेस, टोबैको, कॉटन, ऑयल सीड की बात करें वो कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है? जिससे फार्मर कंजप्शन के लिए नहीं, उसे फार्मर बेचने के लिए ग्रो करता है, और उसका सारा का सारा जो हार्वेस्ट है वो उसे बेच देता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि कंजप्शन नहीं करना ना। अगर इस टोबैको को कंज्यूम भी करता होगा तो किसी न किसी रूप में करेगा ना, वो गुटखा खाएगा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, जो भी उसके प्रोडक्ट है, तो बेचना तो पड़ेगा बाद में, है ना। और अगर आप बात करें किसकी, आपके कॉटन के, कॉटन तो आपने और मैंने सब लोगों ने वियर किया हुआ है, लेकिन खेत में कॉटन लाके डाल लिया गया, पहले तो सारा बेचना पड़ा ना, फिर उससे जो कपड़े बन गए उससे हमने वियर किया। तो अल्टीमेटली कैश फ्लो वो है जिसे हमने अर्न किया है, जिसे हमने ग्रो किया है कैश अर्न करने के लिए, उसे सारा का सारा मार्केट में बेचेंगे। एग्जांपल आप लोगों ने नोट कर लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, लेक्चर को लास्ट स्टेज पे लेके चलते हैं। यहां बोला गया टारगेट फॉर टुडे एंड टुमारो, ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि अगर आप ये क्लासेस ले रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप कल जब एग्रोनॉमी की क्लास लेंगे तो उसके बाद एक टेस्ट आपको मिलेगा, सब लोगों को ही मिलेगा, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और टॉप 3 को मैं शुरू में बता चुका हूं, उससे कैश प्राइज फर्स्ट रैंक को 500, सेकंड को 300, थर्ड को 200, 8 के 8 टेस्ट में दिया जाएगा। हर 8 टेस्ट मतलब एक टेस्ट के अंदर 3 लोग होंगे, तो 3 लोग हर दिन मतलब, या हर टेस्ट के बाद 8 गुना 3 मतलब 24 लोग। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि टॉप 24 में कभी तो आइए, क्योंकि हर बार टॉप 3 के अंदर टॉप 3 ही क्यों रहेंगे, वो तो कोई और होना चाहिए, है ना। तो मेक श्योर कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसी भी कंडीशन है कि एक बार अगर टॉप 3 के अंदर आता है तो दोबारा फिर उसे अगर टॉप 3 में आएगा तो प्राइज नहीं दिया जाएगा, फिर उस प्राइज को शिफ्ट किया जाएगा
4th या 5th रैंक पे। तो स्टिल अपॉर्चुनिटी, अगर कोई बच्चा 1st रैंक पे अगले दिन भी आ गया तो फिर 1st वाले को दोबारा प्राइज नहीं, फिर 2nd 3rd 4th 5th वाले को दिया जाएगा। बट मेक श्योर प्राइज मैटर नहीं करते। 400-500 के लिए मत पढ़िए, पढ़िए अपने करियर के लिए, अपने जो लक्ष्य है उनको पूरा करने के लिए। आगे मूव करता हूं, मैं आपको हर लेक्चर के एंड में, जनरली हम 2 आवर्स के लेक्चर में 20 फैक्ट्स देते हैं, लेकिन आपके तो ये जल्दी जल्दी के अंदर होने वाले हैं, तो मैं आपको 20 नहीं, डेली के 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दूंगा जो डेफिनेटली 15 दिन की क्लासेस मतलब 140 और 150 आपके पास फैक्ट्स होंगे। ये 100% आपको कमिंग एग्जाम में हेल्प करेंगे। आप नोट कर सकते हैं इसे नोटबुक के ऊपर, या फिर आप क्लास को लीव करके जब आप क्या करेंगे, जब आपका रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होगा तो वहां पे वीडियो को पॉज करके भी ले सकते हैं। मेरी साइड से आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे सुबह 9 बजे। आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हुई जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू, बट थैंक यू सो मच जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज ऊपर जो स्टूडेंट रहते हैं उन्होंने ना वाईफाई पूरा का पूरा खाड़ के यहाँ पे लाके रखा हुआ है सामने गेट के अंदर, तो हाल फिलहाल क्लास चल रही है। तो लकी हूं मैं, ऐसे स्टूडेंट्स मेरे हैं। अभी के लिए नोट कीजिए एंड मेक श्योर कि कल रात का जो टेस्ट होगा उसके लिए कल मत पढ़िएगा, अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं कल 9 से 11 फिर से आपको मिल जाऊंगा, बट टारगेट आपको कंप्लीट करने में 2 दिन बड़े आराम से लगने वाले हैं। तो अपना दिन और रात एक कीजिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। फैक्ट्स को आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा आपकी नेक्स्ट क्लास में 9 से 11। जय हिंद, जय भारत।